ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग इंट्रोडक्शन टू कमोडिटीज एंड कमोडिटी डेरिवेटिव। इस चैप्टर को अपन नोट्स एंड स्वाइजर दोनों की मदद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्वाइजर से। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एलओएस एक कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटी सेक्टर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड शॉक अफेक्ट करते हैं कमोडिटी के प्राइसेस को, एंड ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है इन टाइप के शॉक्स को यूजिंग अ वैरायटी ऑफ इनपुट और टूल्स, जैसे कि अनाउंसमेंट, कंपोनेंट एनालिसिस, टाइमिंग इशू एंड मैक्रो। तो अनाउंसमेंट के अंदर अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी ने कोई फोरकास्ट प्रोड्यूस करा है क्या। अगर करा है तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है फॉर एनालिस्ट इन देयर मॉडल। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में। इसके अंदर कहते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट जो कि बनाते हैं कमोडिटी क्लास को, वो कंपोनेंट होते हैं ऑफ दैट कमोडिटी। एग्जाम्पल के लिए जेट फ्यूल, डीजल, गैसोलीन, लुब्रिकेंट, ये एक तरह के कंपोनेंट होते हैं ऑफ क्रूड ऑयल। तो इसका मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर अपन क्रूड ऑयल को फोरकास्ट करना चाहते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल की डिमांड सप्लाई का फोरकास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन उसके कंपोनेंट को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि एनालिसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट ऑफ कंपोनेंट कैन फाइंड टून द फोरकास्ट ऑफ द एग्रीगेट। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइमिंग इशू के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन इनकॉर्पोरेट करते हुए चलते हैं सीजनैलिटी फैक्टर को एंड प्रीवियसली ऑब्जर्व लॉजिस्टिकल इशू को, तो वो रिफाइन कर सकता है अपने एस्टिमेट को ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ कमोडिटी। यानी कि अगर अपन को किसी कमोडिटी का डिमांड सप्लाई का फोरकास्ट करना है, तो उसके लिए अपन अगर उसके सीजनैलिटी फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियसली ऑब्जर्व लॉजिस्टिकल इशू को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो अपना जो फोरकास्ट है वो और भी बेहतर हो पाएगा। एंड लास्ट अपन बात करेंगे मैक्रो के बारे में। तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि इन्फ्लेशन जो कि ट्रिगर करता है द इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर लो इंटरेस्ट रेट होंगे तो इंक्रीज कर देंगे कैपिटल स्पेंडिंग को, देयरफॉर डिमांड फॉर कमोडिटी इन द इंटरमीडिएट टर्म। ओके, तो नेक्स्ट वन के अंदर कहते हैं कि कमोडिटीज को क्लासिफाई किया जा सकता है बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू सेक्टर्स इंक्लूडिंग एनर्जी, इंडस्ट्रियल मेटल, ग्रेन, लाइवस्टॉक, प्रीशियस मेटल, सॉफ्ट यानी कि कैश क्रॉप्स टाइप। तो अगर अपन बात करेंगे एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है। इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, लीड, टिन, आयरन एंड कॉपर के एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगर अपन बात करें ग्रेन्स के बारे में, तो यहाँ पे वीट, कॉर्न, सोयाबीन, राइस, इनके बारे में बात की गई है। लाइवस्टॉक के अंदर बात की गई है हॉप, शीप, कैटल एंड पोल्ट्री के बारे में। प्रीशियस मेटल के अंदर बात की गई गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के बारे में। एंड सॉफ्ट यानी कि कैश क्रॉप्स के अंदर बात की गई है कॉफी, शुगर, कोको एंड कॉटन के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं ऐसे फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई एंड डिमांड एंड नेचर ऑफ प्रोडक्शन, वो डिफर करते हैं फॉर दीज सेक्टर्स। यानी कि अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग फैक्टर होंगे जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे उसके सप्लाई, डिमांड एंड नेचर ऑफ प्रोडक्शन को। तो नेक्स्ट अपन को इसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के बारे में। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर अपन बात करेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज नहीं करा जा सकता, यानी जैसे अपन उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको रिफाइन करना पड़ता है उसको यूज करने से पहले। तो यहाँ पर कहते हैं क्रूड ऑयल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, उसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर अपन बात करें लाइट ऑयल के बारे में, तो उसका लो विस्कोसिटी होता है। एंड अगर अपन बात करें स्वीट ऑयल के बारे में, तो उसके अंदर लो सल्फर कंटेंट होता है। ये दोनों के दोनों लेस कॉस्टली टू रिफाइन होते हैं, एंड देयरफॉर इनको बेचा जा सकता है एट अ प्रीमियम रिलेटेड टू देयर हैवियर और हायर सल्फर क्रूड ऑयल। इनको प्रीमियम पे इसलिए बेचा जाता है बिकॉज ये समझने की कोशिश करो कि इनके अंदर लो सल्फर कंटेंट एंड लो विस्कोसिटी होता है, यानी कि इसके अंदर रिफाइन कॉस्ट है वो लो लगेगी, यानी कि जो इसको खरीदेगा उसको इसके अंदर कम खर्चा करना पड़ेगा उसको यूज करने से पहले, देयरफॉर इसको प्रीमियम पे बेचा जाता है। फिर इसके बाद इसके अंदर कहते हैं कि जो क्रूड ऑयल है इसको स्टोर करा जा सकता है इनडेफिनेटली, यानी कि कितने बड़े अंदर अपन इसको स्टोर कर सकते हैं बाय कीपिंग इट इन द ग्राउंड। एंड ऑल्सो इसको टैंक के अंदर भी स्टोर करा जा सकता है, एंड अबाउट टैंकर शिप के अंदर भी इसको स्टोर करा जा सकता है। काफी कंट्रीज के अंदर क्रूड ऑयल को लार्ज अमाउंट में स्टोर करा जाता है एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व। फिर इसके बाद इसके अंदर कहते हैं जैसे जैसे रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, तो उसकी वजह से आउटपुट ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स फ्रॉम ईच बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पहले ईच बैरल ऑफ क्रूड ऑयल से कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, पर जैसे जैसे रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, तो जो आउटपुट ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स फ्रॉम ईच बैरल ऑफ क्रूड ऑयल वो इंक्रीज होता जा रहा है। साथ ही साथ इसमें कहते हैं कि इंजन इंप्रूव होने की वजह से अब वो प्रोड्यूस कर सकते हैं मोर वर्क फ्रॉम ईच गैलन ऑफ दीज डिस्टिलेट्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। इसके अंदर कहते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल है वो ऑल्सो अफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर ऑयल। तो इसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल देते हुए बताया गया है। तो इसके अंदर कहते हैं जब एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक साइकिल होगी तब क्या होगा, तब क्रेडिट वाइडली अवेलेबल कराया जाएगा बिकॉज अपन को एक्सपेंशन चाहिए। तो इस फ्रेज के अंदर जो डिमांड फॉर क्रूड ऑयल है वो ज्यादा होगी। अगर अपन तो कंपेयर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन से, तो इसमें कहते हैं कि जब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में आ रही होगी तब यहाँ पर जो क्रेडिट है वो वाइडली अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होंगे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, देयरफॉर यहाँ पे जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो शार्पली डिक्लाइन हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर नए फ्रेज के बारे में बात की गई है बिकॉज अगर अपन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो क्रूड ऑयल की जगह काफी सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो गए हैं। तो इसमें इसी चीज के बारे में बात की गई है। तो इसमें कहते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंप्रूव होने की वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर
फॉर ऑयल है वो रिड्यूस हो चुका है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं ऑन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, एंड इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है, एंड इस वजह से उसकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। फिर नेक्स्ट इसमें बात की है पॉलिटिकल रिस्क के बारे में। इसमें कहते हैं जो पॉलिटिकल रिस्क है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन ऑयल सप्लाई। तो इसमें कहते हैं कि जो ओवर हाफ ऑफ द क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज से आता है, तो अगर उन कंट्रीज से अपनी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो इस वजह से ऑयल की सप्लाई में ड्रामेटिकली रिडक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्रूड ऑयल के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे कि गैसोलीन, हीटिंग एंड जेट फ्यूल के बारे में। इन सब चीजों को स्टोर करा जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड। रिफाइनरी आउटपुट को यहाँ पर रेलेवेंट सप्लाई कंसिडरेशन माना जाता है। फिर इसके अंदर बात की गई ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन ऑफ रिफाइनरी कैपेसिटी के बारे में। ये कहना चाहता है कुछ कोस्टल रीजन्स के अंदर एक्सट्रीम वेदर होने की वजह से जो सप्लाई ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सीजनल फैक्टर की वजह से जो डिमांड फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो जाता है। फिर इसमें एग्जांपल देते हुए कहा गया है कि अगर अपन गर्मियों के बारे में बात करें तो गर्मियों के अंदर वेकेशन ट्रेवल ज्यादा होता है, एंड इस वजह से गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की डिमांड है वो बढ़ जाती है। एंड सिमिलरली अगर अपन ठंड के बारे में सोचें कि कोल्ड वेदर के बारे में सोचें तो विंटर्स के अंदर डिमांड फॉर हीटिंग ऑयल वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर अपन ने रिफाइंड प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ लिया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि नेचुरल गैस की तरफ। तो यहाँ पर कहते हैं नेचुरल गैस यूज किया जाता है एज इट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड विद अ वेरी लिटिल प्रोसेसिंग। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर अपन क्रूड ऑयल को इससे कंपेयर करेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर अपन को रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग काफी करनी पड़ती थी उसको यूज करने से पहले, बट अगर अपन नेचुरल गैस को देखेंगे तो इसके अंदर ज्यादा रिफाइनिंग नहीं करनी पड़ती है। इसको जैसे अपन ग्राउंड से निकालते हैं तो उसके अंदर लिटिल सी प्रोसेसिंग करके इसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट अपन को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, एनर्जी प्राइसिंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहते हैं क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप्स का यूज किया जाता है, एंड ये रिलेटिवली लोअर कॉस्ट माना जाता है। वेल अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे नेचुरल गैस से तो नेचुरल गैस को पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय शिप, एंड इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है नेचुरल गैस के अंदर वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं दुनिया भर के अंदर डिमांड सप्लाई फॉर गैस डिपेंड करता है काफी फैक्टर्स के ऊपर, एंड वो फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो कि लगते हैं ऑन द सप्लाई डिमांड फॉर क्रूड ऑयल। बट इन सब के अंदर जो सीजनैलिटी है ड्यू टू वेदर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। कोल्ड विंटर के अंदर डिमांड फॉर गैस फॉर हीटिंग फ्यूल इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ हॉट समर के अंदर भी इसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है एज वेल फॉर कूलिंग, बिकॉज गैस को एक तरह का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल माना जाता है फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ओके, तो अब अपन नोट्स की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कमोडिटी सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात की है, ये वही है जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट। तो इसके अंदर कहते हैं जो नेचुरल गैस है वो स्ट्रेट अवे कंज्यूम किया जाता है, वह जो क्रूड ऑयल उसको रिफाइन करा जाता है, एंड ये अपन ने पढ़ा ही था क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर बहुत ही लेटर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, बट जो क्रूड ऑयल है इसको रिफाइन करना पड़ता है बिफोर यूजिंग इट। साथ ही इसके अंदर कहते हैं जो वेदर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी होते हैं ये एक तरह के इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेटल के बारे में, लाइक कॉपर। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल वो प्राइमरीली टाइड होता है टू जीडीपी ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, बिकॉज मेटल को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर जीडीपी ग्रो होएगा एंड बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सपेंशन आएगा तो फिर क्या होएगा, पूरी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, यानी कि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, यानी कि इससे कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो मेटल्स का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, देयरफॉर इंडस्ट्रियल मेटल प्राइमरीली टाइड होता है टू जीडीपी ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल है वो सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है ऑन इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी, देयरफॉर जो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके अंदर एक फॉल आ जाएगा, एंड देयरफॉर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल मेटल है वो डाउन हो जाएगी। सत्य अगर अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारे में, तो अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बूम आएगा, देयरफॉर जो मेटल इंडस्ट्रियल मेटल की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। साथ ही इसके अंदर कहते हैं कि जो स्टोरेज ऑफ मेटल है वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। अब साथ ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसकी प्रॉब्लम बताई गई है, इसके अंदर कहते हैं लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से अगर इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है तो कैपेसिटी कट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि ड्यू टू लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल इट इज डिफिकल्ट टू कट कैपेसिटी वंस डिमांड स्लोज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि यूनियन स्ट्राइक हो गया, फिर रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो गया, तो इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ऑन सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स। बिकॉज अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि जो इंडस्ट्रियल मेटल यानी कि जो कॉपर आप बनाते हैं इससे एनवायरमेंटल डैमेज होता ही है, देयरफॉर अगर रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंटल रेगुलेशन बना दिए जाएंगे तो इससे जो उसकी सप्लाई वो कम हो जाएगी, देयरफॉर इससे अपन को पता चलता है कि जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्रीशियस मेटल के बारे में, लाइक गोल्ड। तो इसके अंदर कहते हैं प्रीशियस मेटल प्रोवाइड करता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन रिस्क ऑफ होल्डिंग करेंसी, एंड ये चीज अपन पहले से जानती है कि जो गोल्ड है इसको एक तरह का इन्फ्लेशन हेज माना जा सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि इसकी हाई स्टोरेबिलिटी होती है, बिकॉज छोटे से गोल्ड का बहुत ज्यादा भाव होता है, इसको इजीली अपन स्टोर करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं इसका जो डिमांड है वो मेजरली डिपेंड करता है ऑन ग्लोबल वेल्थ। अगर ग्लोबल वेल्थ इंक्रीज होती जा रही है यानी कि लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं तो वो गोल्ड को खरीद सकते हैं, देयरफॉर जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि गोल्ड का भाव है वो बढ़ता ही जाएगा। एंड इसके लास्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है फॉर प्रीशियस मेटल वो सेंसिटिव होती है टू बिजनेस साइकिल, बिकॉज अगर बिजनेस साइकिल एकदम नीचे यानी कि रिसेशन पे चल रहा है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं
नहीं है, यानी कि वो प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बट यहीं पे अगर बिजनेस साइकिल एकदम बूम फेज पे चल रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा है, तो गोल्ड को अफोर्ड कर सकता है, देयरफॉर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी एंड इस वजह से इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे लाइफ स्टॉक के बारे में, जैसे कि पोल्ट्री, कैटल के बारे में। तो यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। साथ ही साथ इसको स्टोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये सोचो कि अपन किसी जानवर को स्टोर कर रहे हैं तो कितना डिफिकल्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कहते हैं जो प्राइस ऑफ ग्रेन्स है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है इन द लाइफ साइकिल। अब प्राइस ऑफ ग्रेन्स का मतलब क्या हुआ? प्राइस ऑफ ग्रेन्स का मतलब हुआ लाइफ स्टॉक यानी कि एनिमल को खाने पिलाने का खर्चा। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ फीडिंग द एनिमल हाई होगा तो उसको स्लॉटेड अर्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि इसको जल्दी बेच दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर कहते हैं कि जो प्राइस ऑफ ग्रेन है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है लाइफ साइकिल के अंदर एंड इसको प्राइमरी इनपुट भी माना जाता है इन इट्स प्रोडक्शन। इन साथ ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो इनकम ग्रोथ है डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर इसको इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ माना जाता है इन डिमांड फॉर लाइफ स्टॉक। बिकॉज इसको इस तरह से सोचो, मीट फिश जैसी चीजें बहुत महंगी आती है एंड अगर कोई अफोर्ड कर पाएगा वो ऐसा जन होगा जिसका अच्छा खासा पैसा होगा। तो इसका मतलब अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जब इनकम ग्रोथ होगी तो इनका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन बात करेंगे ग्रेन्स के बारे में, लाइक वीट। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो ग्रेन्स हो गए इनको साल भर ग्रो करा जाता है एंड इसको स्टोर कर दिया जाता है एंड ये ग्रोन ओवर एन एनुअल ईयर एंड स्टोर्ड। अब साथ ही यहाँ पर ये भी चीज का याद रखो कि इसको ग्रो करा जा रहा है। अब ये खेती बाड़ी के अंदर तो वेदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी कि वेदर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ग्रेन्स। ओके, तो नेक्स्ट वन बात करेंगे सॉफ्ट के बारे में, यानी कि कैश क्रॉप्स के बारे में। तो इन सब के अंदर भी अपन उगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वेदर है उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड प्राइस। तो सॉफ्ट जिसको अपन कैश क्रॉप बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉफी, इसको साल भर उगाया जाता है यानी कि प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर एज कम्पेयर टू ग्रेन्स, क्योंकि वो तो सीजनल होते हैं। अब साथ ही इसके अंदर कहते हैं कि इसका जो डिमांड है यानी कि जो सॉफ्ट क्रॉप्स यानी कि जो कैश क्रॉप्स डिमांड है वो इंक्रीज होता है विद राइज इन इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज, बट इट ऑल्सो डिपेंड करता है ऑन द कंज्यूमर टेस्ट एज वेल। इसको हम कॉफी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो रोज स्टारबक्स और जाएंगे, यानी कि एक तरह से कॉफी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। वो अब चाय नहीं पीएंगे, वो कॉफी पीएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस कॉफी का जो डिमांड है वो बढ़ता ही जाएगा, बट ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उस बंदे को कॉफी पसंद है भी या नहीं है। अगर उसकी इनकम बढ़ती है उसको कॉफी पसंद ही नहीं है तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी? ओके, तो अपना एलओएस भी पेंडिंग रहता है, ये अपन बाद में स्वाइजर से करेंगे। अपन स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं एलओएस सी की तरफ। तो इसके अंदर कहते हैं कमोडिटीज कभी भी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती है, हेंस अपन यहाँ पर डीसीएफ वैल्यूएशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड सप्लाई फैक्टर्स, इसलिए इसको एनालाइज किया जाता है यूजिंग फंडामेंटल और टेक्निकल टूल्स। साथ ही साथ नॉर्मल बंदा जो कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करता है वो जनरली बाय डेरिवेटिव करता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन एलओएस डी की तरफ बढ़ते हैं, पार्टिसिपेंट्स इन द कमोडिटी फ्यूचर मार्केट। तो कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनको 3 पार्ट में बांटा गया है, हेजर्स, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज एनालिस्ट एंड रेगुलेटर्स। अब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हेजर्स के बारे में। तो हेजर्स को एक तरह का इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर माना जाता है, बिकॉज ये आइदर यूज करते हैं कमोडिटी को या फिर ये प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटी को। तो यानी कि अपन ने देखा यहाँ पे 2 टाइप के हेजर्स होते हैं, कमोडिटी प्रोड्यूसर एंड कमोडिटी यूजर। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? वो एक व्हीट फार्मर हो सकता है, कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। बट कमोडिटी यूजर क्या हो सकता है? एक बेकरी फर्म जो कि यूज कर रही है कमोडिटी को, जो कि प्रोड्यूस की गई है बाय द कमोडिटी प्रोड्यूसर। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर एंड कमोडिटी यूजर एंटर होते हैं हेज फंड के अंदर, जिससे ये अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके। अब इन दोनों का रिस्क है क्या अपन इसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सोचो कमोडिटी प्रोड्यूसर के बारे में। वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसका कमोडिटी का दाम बढ़ गया तो उसको फायदा होगा, बट अगर इसका दाम गिर गया तो उसको घाटा होगा। यानी कि कमोडिटी प्रोड्यूसर लॉन्ग होता है ऑन द कमोडिटी, बट उसको डर है कि कमोडिटी का प्राइस गिर ना जाए, बिकॉज अगर कमोडिटी का प्राइस गिर गया तो उसको लॉस होगा। तो अपन को तो याद ही होगा जिस चीज के अंदर रिस्क होता है उसमें लॉन्ग चले जाना चाहिए फ्यूचर्स के अंदर। तो अपन को यहाँ पर रिस्क है कि जो कमोडिटी का प्राइस गिर ना जाए, यानी कि कमोडिटी का शॉर्ट जाने का रिस्क है। तो इसका मतलब अपन फ्यूचर्स के अंदर उसमें शॉर्ट चले जाएंगे, यानी कि अपन F- ले लेंगे। बट अब इसी तरह से सोचो कमोडिटी यूजर के बारे में, जो कि एक बेकरी फर्म है। अगर रॉ मटेरियल यानी कि जो कमोडिटी वो यूज कर रहा है उसका दाम अगर बढ़ गया तो उसको घाटा होगा, बट अगर उसका दाम गिर गया तो उसको फायदा होगा, यानी कि गिरने पे इसको फायदा है, यानी कि ये शॉर्ट है ऑन द कमोडिटी। बट इसको डर है कि कमोडिटी का प्राइस बढ़ ना जाए, बिकॉज अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो इसको लॉस होगा, बिकॉज उसको महंगा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कहते हैं जिस चीज के अंदर रिस्क है उसमें फ्यूचर्स में लॉन्ग चले जाओ। अपन को कमोडिटी के प्राइस बढ़ने का डर है, देयरफॉर अपन फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग चले जाएंगे, यानी कि अपन F+ बाय करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंश्योरेंस थ्योरी के बारे में। तो इंश्योरेंस थ्योरी कहते हैं कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर है वो डोमिनेट करेंगे, यानी कि जो LHS है वो डोमिनेट करेगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि यहाँ पर अपने पास बहुत सारे कमोडिटी प्रोड्यूसर है, बट जो कमोडिटी यूजर है वो बहुत कम है, एंड इस वजह से सप्लाई साइड प्रेशर आएगा, एंड इस वजह से जो F है वो लेस देन ES हो जाएगा। एंड जब F लेस देन ES होता है तो अपन इसको नॉर्मल बैकवर्डेशन कहते हैं। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो इंश्योरेंस थ्योरी है ये प्रिज्यूम करता है कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर है वो ज्यादा है, सो वो सेल करेंगे फ्यूचर्स मोर एंड देयरफॉर F लेस देन S होएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हेजिंग प्रेशर थ्योरी के बारे में। तो ये जो थ्योरी है वो इनडिफरेंट है, यानी कि ये कहता है कि जब F लेस देन ES हो जाएगा तो यहाँ पे नॉर्मल बैकवर्डेशन होगा, बट जब F ग्रेटर देन ES होगा तो ये नॉर्मल कॉन्टेंगो होएगा।
तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि एफ ग्रेटर देन ES होगा कब। ये तब होगा जब RHS डोमिनेट करेगा, यानी कि जब कमोडिटी यूजर डोमिनेट करेंगे कमोडिटी प्रोड्यूसर को। तो अगर हेजिंग प्रेशर थ्योरी कहना क्या चाहता है कि दोनों चीजें बोलता है। तो इंश्योरेंस थ्योरी है वो तो सीधा बोलता है कि जो LHS वाला कंपोनेंट है, यानी कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर वो डोमिनेट करेंगे, बट ये कहता है दोनों में से कोई भी डोमिनेट कर सकता है। इसके अंदर कहते हैं अगर जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी, यानी कि कमोडिटी यूजर ग्रेटर देन कमोडिटी प्रोड्यूसर होंगे, तब एफ ग्रेटर देन ES होगा। एंड ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन होगा। बट ये कहता है कि जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होएगा, यानी कि जब कमोडिटी प्रोड्यूसर ग्रेटर देन कमोडिटी यूजर होंगे, तब एफ लेस देन ES होएगा। एंड ये केस हो गया नॉर्मल बैकवर्डेशन का। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं जो हेजिंग प्रेशर थ्योरी वो अलाउ करता है बोथ द अबाउट टू वर्जन, यानी कि अपन नॉर्मल कंट्रैक्ट और नॉर्मल बैकवर्डेशन दोनों हो सकता है। एंड ये अपन ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ाई था। वह जो इंश्योरेंस थ्योरी है वो पर्टिकुलरली अज्यूम करता है कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर है वो डोमिनेट करेंगे। एंड ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ओके, तो फिर नेक्स्ट नोट के अंदर कहते हैं कि जो ऑथर है उसने यूज करा टर्म्स F वर्सेज S एंड F वर्सेज ES इन अ लूज मैनर। हेंस अभी जो यूज है एडजेक्टिव नॉर्मल वो नेसेसरी नहीं है, यानी कि अपन नॉर्मली कह सकते हैं कॉन्टेंग और बैकवर्डेशन, नॉर्मल कॉन्टेंग और नॉर्मल बैकवर्डेशन बोलने की इतना जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट नोट के अंदर कहते हैं कि अपन अभी इंश्योरेंस थ्योरी देखी थी। इसके अंदर कहते हैं कि जो एफ है वो लेस देन ES होगा, बिकॉज अपन यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर है वो डोमिनेट करेगा। तो अगर अपन जानते हैं कि जो एफ है वो लेस देन ES होगा, तो फिर अपन फ्यूचर सेल ही क्यों करते हैं? बिकॉज अपन को तो पता ही है कि आगे जाके जो फ्यूचर का प्राइस वो लेस देन ES ही होने वाला है। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो कमोडिटी प्रोड्यूसर होता है वो एक रिस्क एवर्स पर्सन होता है। अब भले उसको पता होता है कि जो ES है वो ग्रेटर देन F होगा, मगर फिर भी उसको डर लगता है कि जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है वो लेस देन F भी हो सकता है, यानी कि आगे जाके दाम गिर भी सकता है। तो इसलिए वो अपने रिस्क को हेज करने के लिए फ्यूचर सेल कर देता है, यानी कि F माइनस कर देता है। एंड वो रेडी है टू पे रिस्क प्रीमियम टू द अदर पार्टी, यानी कि स्पेक्यूलेटर, यानी कि एक तरह से मैं हेज कर रहा हूँ, यानी कि शॉर्ट जा रहा हूँ, और जो दूसरी वाली पार्टी है वो लॉन्ग जा रही है एंड वो स्पेक्यूलेट करी है। सो एक तरह से वी आर टेकिंग द F एट अ लोअर प्राइस। अब यहाँ पे जो दूसरी वाली पार्टी है, जो अदर पार्टी है, ये स्पेक्यूलेटर है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने हेजर्स के बारे में जाना है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे स्पेक्यूलेटर एंड आर्बिट्राजर्स के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्पेक्यूलेटर्स के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं। तो स्पेक्यूलेटर्स यानी कि कौन हुए? जो कि प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाते हैं, यानी कि पहले भी लो प्राइस पे खरीद लेंगे एंड बाद में जाके हाई प्राइस पे उसको बेच देंगे, या फिर पहले अपन हाई प्राइस पे उसको शॉर्ट सेल कर देंगे एंड बाद में जब लो प्राइस होगा तो अपन इसको खरीद लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर प्राइस के मूवमेंट से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो स्पेक्यूलेटर्स को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इसलिए कहा गया है बिकॉज ये मार्केट ट्रेंड, सप्लाई, डिमांड डेटा, इकोनॉमिक इंडिकेटर और न्यूज, इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा गहराई से एनालाइज करते हैं। यानी कि इससे अपन को पता चलता है कि जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन एडवांटेज होता है। वो जो डिसीजन लेते हैं वो गैस वर्क के ऊपर नहीं लेते हैं, बल्कि वो डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लिया जाता है, यानी कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। तो इसलिए स्पेक्यूलेटर्स को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कहा जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहते हैं जो स्पेक्यूलेटर है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। इसको इस तरह से सोचो कि अपन ने जो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट देखा था हेजर का, इसके अंदर क्या हुआ था? अगर अपन लॉन्ग जा रहे हैं तो सामने वाली पार्टी यानी कि जो स्पेक्यूलेटर है वो शॉर्ट जाता है, एंड अगर अपन शॉर्ट जा रहे हैं तो सामने वाली पार्टी यानी कि जो स्पेक्यूलेटर है वो लॉन्ग जाता है। यानी कि अपन जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका अपोजिट लेने के लिए अपने पास एक बंदा है, यानी कि स्पेक्यूलेटर है, इसलिए उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहा गया। बिकॉज अगर सामने वाली पार्टी नहीं होगी तो अपन ट्रांजैक्शन किसके साथ एंटर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्बिट्राजर के बारे में। तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आर्बिट्राजर आखिर होता कौन है। आर्बिट्राजर यानी कि ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस होता है ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड स्टोरिंग द फिजिकल कमोडिटी, जब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस लार्ज होता है या फिर स्मॉल होता है। तो इसके अंदर दो केस आते हैं, जब डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस है वो लार्ज होएगा या फिर स्मॉल आएगा। पहले अपन लार्ज वाले के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं जब स्पॉट और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा लार्ज होएगा तो अपन क्या करेंगे। तो अगर स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा लार्ज है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एफ वो ओवर प्राइस्ड है। तो इसका मतलब अपन यहाँ पर कैश इन कैरी आर्बिट्राज करेंगे, यानी कि अपन यहाँ पर बाय करेंगे कमोडिटी को एट स्पॉट प्राइस एंड फिर उसको स्टोर करेंगे एंड फिर सेल करेंगे उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट एन इन्फ्लेटेड, यानी कि एट अ हायर प्राइस। इसी तरह से अपन नेक्स्ट वाला केस पढ़ते हैं जहाँ पे कहते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस है वो स्मॉल है। तो अगर स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है वो स्मॉल है, तो इसका मतलब जो फ्यूचर प्राइस है वो लोअर है देन द शुड बी प्राइस। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। एंड अगर फ्यूचर प्राइस अंडर वैल्यूड है इसका मतलब अपन यहाँ पर रिवर्स कैश इन कैरी आर्बिट्राज कर सकते हैं। रिवर्स कैश इन कैरी आर्बिट्राज करने के लिए अपन एक तरह से सेल करेंगे कमोडिटी को अपनी इन्वेंटरी से एट द स्पॉट प्राइस, एंड इसके बाद अपन लॉन्ग जाएंगे ऑन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बाय इट बैक लेटर। एंड यहाँ पे अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर इसलिए बिकॉज जो फ्यूचर वो अंडर प्राइस्ड है, यानी कि अपन को लगता है आगे जाके दाम बढ़ने वाला है, बट अभी जो दाम है वो कम चल रहा है, यानी कि बाद में अपन सस्ते दाम पे इसको खरीद लेंगे। अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अपन एक तरह से अवॉइड कर सकते हैं स्टोरेज
एवरेज कॉस्ट को। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात की कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में। तो जैसे अपन एक्सचेंज देखते हैं यानी कि NSE BSE देखते हैं, वैसे ये यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज होता है, यानी कि एक तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। साथ ही साथ इन्वेस्टर चाहते ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी फ्यूचर को ऑन अ स्मार्टफोन और वाया ब्लूमबर्ग टर्मिनल। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कमोडिटी मार्केट एनालिस्ट के बारे में। तो इसके लिए नीचे दिया गया स्टिकी नोट देखो, इसके अंदर कहते हैं कमोडिटी मार्केट एनालिस्ट को एक तरह का नॉन मार्केट पार्टिसिपेंट माना जाता है। ये यूज करता है मार्केट इन्फॉर्मेशन का टू परफॉर्म एनालिटिकल वर्क फॉर वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमिक फोरकास्टर्स एंड कमर्शियल डेटा एनालिसिस फर्म्स। अब हो सकता है यहाँ पर एक मन में सवाल है कि इनको नॉन मार्केट पार्टिसिपेंट क्यों कहा जाता है। तो इनको नॉन मार्केट पार्टिसिपेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये कभी भी डायरेक्टली एंगेज ही नहीं होता है इन बाइंग और सेलिंग कमोडिटीज और कमोडिटी डेरिवेटिव जैसे कि फ्यूचर ऑप्शंस और स्वैप फॉर इन्वेस्टमेंट, हेजिंग और स्पेकुलेशन। अगर अपन इनको पहले दो से कंपेयर करेंगे यानी कि हेजिंग और स्पेकुलेशन से, तो वो दोनों के दोनों बाय या फिर सेल कर रहे थे कमोडिटी को या फिर उसके फ्यूचर को, बट ये इन दोनों के अंदर एंगेज ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको नॉन मार्केट पार्टिसिपेंट कहा गया है। ओके, तो इसी से अपन लास्ट पढ़ेंगे कमोडिटी रेगुलेटर के बारे में। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो नेक्स्ट अपन LSE की तरफ बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन F एंड S यानी कि फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस। तो इसके अंदर कहते हैं इंश्योरेंस थ्योरी के हिसाब से जो F है वो लेस देन S होगा, एंड अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, इसको अपन बैकवर्डेशन कहते हैं। एंड ये बेसिकली तब होता है जब कन्वीनियंस यील्ड है वो हाई होता है। यहाँ पे जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ फॉरवर्ड प्राइस है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर से यहाँ पर बेसिस के बारे में बात की गई है, इसको निकालने के लिए अपन स्पॉट प्राइस में से फ्यूचर प्राइस को लेस करते हैं, एंड ये पॉजिटिव देखा गया है इन केस ऑफ इंश्योरेंस थ्योरी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात यही कैलेंडर स्प्रेड के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है नियर टर्म स्प्रेड माइनस फार टर्म स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड को भी पॉजिटिव देखा गया इन केस ऑफ इंश्योरेंस थ्योरी, यानी कि इससे अपन को पता चलता है बेसिस एंड कैलेंडर स्प्रेड दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं इन केस ऑफ बैकवर्डेशन। ओके, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं जो कमोडिटी यूजर होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग पोजीशन लेते हैं शॉर्ट डेटेड फ्यूचर्स के अंदर ओइंग टू लिक्विडिटी, एंड फिर उसको रोल ओवर कर लेते हैं। वो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट डेटेड फ्यूचर्स के अंदर इससे लेते हैं बिकॉज उसके अंदर मोर लिक्विडिटी होती है, उसका टाइटर स्प्रेड होता है एंड उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इंश्योरेंस थ्योरी के अंदर अपन को पता होता है जो F है वो लेस देन S होगा, यानी कि अपन लव करते हैं बैकवर्डेशन को हर बार, यानी कि अपन बाय करते हैं एट F लेस देन S प्रायर टू मैच्योरिटी, एंड जैसे जैसे समय बीतता जाता है जो F है वो कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स स्पॉट प्राइस एज मैच्योरिटी अप्रोचेस, एंड अपन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं अपनी पोजीशन एट F इक्वल टू S ऑन मैच्योरिटी। तो इस वजह से जो अपना रोल यील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हेजिंग प्रेशर थ्योरी के बारे में। तो इस थ्योरी के अंदर कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन दोनों के दोनों पॉसिबल है। तो अपन ने बैकवर्डेशन के बारे में तो सब कुछ पढ़ ही लिया है, अब अपन कॉन्टेंगो के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्टेंगो के अंदर F ग्रेटर देन S होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो टर्म स्ट्रक्चर है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं जो बेसिस एंड कैलेंडर स्प्रेड है वो नेगेटिव होता है बिकॉज बेसिस होता क्या है S माइनस F होता है, अब यहाँ पे F ग्रेटर देन S है यानी कि जो बेसिस वो नेगेटिव होगा। साथ ही साथ कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, कैलेंडर स्प्रेड होता है नियर टर्म स्प्रेड माइनस फार टर्म स्प्रेड, एंड ये भी यहाँ पर नेगेटिव होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कहते हैं जो रोल यील्ड है वो भी पर नेगेटिव होता है बिकॉज F वो ग्रेटर देन S होता है। F कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स S एज मैच्योरिटी अप्रोचेस, यानी कि जो F वो गिरता जाएगा एंड वो S के करीब आएगा, एंड अपन अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन जब F इक्वल टू S हो जाएगा ऑन मैच्योरिटी। देयरफॉर यहाँ पे जो रोल यील्ड है वो नेगेटिव माना जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है मन के अंदर सवाल है जो कैलेंडर स्प्रेड है वो यहाँ पर नेगेटिव क्यों है, तो इसके अंदर ये समझने की कोशिश करो यहाँ पे जो फॉरवर्ड है ग्रेटर देन स्पॉट है, यानी कि जितना दूर का अपन फॉरवर्ड प्राइस लेंगे वो तो ही ज्यादा होएगा, यानी कि यहाँ पर जो शॉर्ट नियर टर्म स्प्रेड है वो छोटा होगा एंड जो फार टर्म स्प्रेड है वो बड़ा होगा। देयरफॉर जब अपन नियर टर्म स्प्रेड माइनस फार टर्म स्प्रेड करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOS-F की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ कमोडिटी फ्यूचर रिटर्न। तो यहाँ पे 3 थ्योरीज बताई गई है, इंश्योरेंस थ्योरी, हेजिंग प्रेशर थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ स्टोरेज। इंश्योरेंस थ्योरी एंड हेजिंग प्रेशर थ्योरी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अपन इन दोनों को एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंश्योरेंस थ्योरी के बारे में। तो इसके अंदर बताया गया था कि जो कमोडिटी सेलर है यानी कि जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो एक तरह से अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है, एंड इसकी वजह से वो सेल करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि F माइनस के अंदर एंटर होता है। फिर इसके अंदर कहा गया था कि जो इंश्योरेंस थ्योरी इसके अंदर अपन अज्यूम करके चलते हैं कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर है वो डोमिनेट करेंगे कमोडिटी यूजर को, एंड इस वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। तो इस वजह से जो फ्यूचर प्राइस है वो लेस होगा देन द स्पॉट प्राइस। तो जो फ्यूचर प्राइस लेस देन स्पॉट प्राइस होता है तो अपन इसको बैकवर्डेशन कहते हैं, एंड बैकवर्डेशन के अंदर जो बेसिस है यानी कि S माइनस F वो पॉजिटिव होता है, एंड साथ ही जो रोल यील्ड है वो भी पॉजिटिव होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक स्वाइजर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, इसके अंदर कहते हैं ऐसा देखा गया कि जो इंश्योरेंस थ्योरी वो लैग करता है बेस्ड ऑन टू एम्पेरिकल फाउंडिंग। तो फर्स्ट पॉइंटिंग के अंदर बात ये बैकवर्डेशन के बारे में, अपन को याद होगा यहाँ पे जो S है वो ग्रेटर देन F होता है, तो इस वजह से मार्केट और बैकवर्डेशन के अंदर होता है। तो यहाँ पर कहते हैं फॉर मार्केट इन बैकवर्डेशन जो बाइंग फ्यूचर है उसको एक्स्ट्रा
रिटर्न आ ही नहीं पाता जो कि थ्योरी कहता है कि जो बायर है वो रिसीव करेगा फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, बट ये असल में आ ही नहीं पाता है। तो अगर आसान भाषा में बोला जाए, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एस ओ ग्रेटर देन एफ होएगा, इसका मतलब जो बाय करेगा फ्यूचर को, यानी कि जो एफ प्लस करेगा उसको तो फायदा होना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता जाएगा जो एफ है वो एस की तरफ आता जाएगा, यानी कि जो फॉरवर्ड का दाम है बढ़ता जाएगा, एंड लास्ट में जब वो रोल ओवर करेगा अपनी पोजीशन तब एस इक्वल टू एफ हो जाएगा, तो यानी कि उसको शॉर्ट फायदा होना ही है, बट ये असल में हो ही नहीं पाता यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड फाइंडिंग के अंदर कहते हैं कि जो मार्केट है वो हो सकता है बैकवर्डेशन के अंदर हो ही ना, वो कॉन्टेंगो के अंदर हो, बिकॉज इंश्योरेंस थ्योरी के अंदर अज्यूम करके चलते हैं कि जो मार्केट है वो बैकवर्डेशन के अंदर है, बट हो सकता है कि मार्केट बैकवर्डेशन में हो ना, वो कॉन्टेंगो के अंदर हो, तो यानी कि ये वाली जो थ्योरी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। एंड अगर मार्केट कॉन्टेंगो के अंदर होएगा तो एफ ग्रेटर देन एस होएगा, यानी कि एक तरह से ये इंप्लाई करेगा नेगेटिव रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द प्रोड्यूसर। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेजिंग प्रेशर थ्योरी के बारे में। तो जो अपन ने पिछली थ्योरी देखी थी इंश्योरेंस थ्योरी, इसके अंदर अपन ने अज्यूम करा था कि जो मार्केट ऑफ बैकवर्डेशन के अंदर ही होएगा, बट ये वाली थ्योरी ओपन है। ये कहता है कि एफ ग्रेटर देन एस भी हो सकता है एंड एफ लेस देन एस भी हो सकता है, यानी कि मार्केट है वो बैकवर्डेशन में भी हो सकता है एंड कॉन्टेंगो में भी हो सकता है। मार्केट बैकवर्डेशन के अंदर तब होगा जब कमोडिटी प्रोड्यूसर है वो डोमिनेट करेंगे कमोडिटी यूजर को, बिकॉज ये एक तरह से डाउनवर्ड बायस क्रिएट करेगा एंड इस वजह से टर्म स्ट्रक्चर डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा। साथ ही साथ मार्केट कॉन्टेंगो के अंदर तब होगा जब एफ ग्रेटर देन एस होएगा, यानी कि कमोडिटी यूजर है वो डोमिनेट करेंगे कमोडिटी प्रोड्यूसर को, तो एक तरह से अपवर्ड बायस क्रिएट करेंगे, यानी कि जो टर्म स्ट्रक्चर है वो अपवर्ड स्लोपिंग होएगा। तो अपन को होता है हेजिंग प्रेशर थ्योरी अच्छी लग रही है यार, इसके अंदर एकदम सही से सब कुछ बताया गया है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है। इसको स्क्वायर के अंदर बताया गया, तो अपन उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं डिस्पैच इंट्यूटिव अपील ऑफ हेजिंग प्रेशर थ्योरी, इससे कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी है। तो इसके अंदर कहते हैं जो प्रोड्यूसर है वो टिपिकली फेस करते हैं मोर कंसंट्रेटेड प्राइसेस देन कंज्यूमर, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर है कमोडिटी प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू कमोडिटी यूजर। ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो स्पेंड करता है ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। साथ ही साथ फॉर कमर्शियल यूजर ऑफ द कमोडिटी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कमोडिटी वो रिप्रेजेंट करता है ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर आसान भाषा में बोला जाए तो एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर जो होता है वो अपनी पूरी इनकम का एक स्मॉल पोर्शन किसी एक कमोडिटी के ऊपर खर्च करता है। साथ ही साथ अगर अपन कमर्शियल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक सिंगल कमोडिटी एक्चुअल कॉस्ट के एक स्मॉल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। एडिशनली इसके अंदर कहते हैं बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हो सकता है स्पेक्युलेटर और मार्केट के अंदर, यानी कि वो हेजर ही ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक और प्रॉब्लम बताई गई है जिसके अंदर कहते हैं हेजिंग प्रेशर हाइपोथेसिस के अंदर हेजिंग प्रेशर है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता, सो अपन डायरेक्टली कभी भी टेस्ट ही नहीं कर सकते हाइपोथेसिस को कि जो रिलेटिव हेजिंग प्रेशर है वो बैकवर्डेशन की वजह से आया है फिर कॉन्टेंगो की वजह से आया है। ओके, तो नेक्स्ट अपन थ्योरी ऑफ स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पहले अपन स्वाइजर से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टोरेज बेस्ड है ऑन द आइडिया डेट वेदर फ्यूचर मार्केट बैकवर्डेशन में होगा या फिर कॉन्टेंगो में होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द कमोडिटी फॉर फ्यूचर यूज एंड द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ द कमोडिटी। यानी कि आसान भाषा में बोला जाए कि थ्योरी ऑफ स्टोरेज कहता है कि वेदर जो फ्यूचर मार्केट है वो कॉन्टेंगो में होगा या फिर बैकवर्डेशन में होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन उस कमोडिटी को स्टोर करने में कितना पैसा लगेगा वर्सेस उस कमोडिटी को होल्ड करने में अपन को कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर अपन को पता चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है वो ज्यादा है देन द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग द फिजिकल इन्वेंट्री, तो इसका मतलब है फ्यूचर ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाएंगे देन द करंट इन्वेंट्री, बिकॉज अपन उसको खरीदना नहीं चाहेंगे। अब अगर अपन ने उसको अभी खरीदी तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा एंड स्टोर करने में बेनिफिट ज्यादा तो खर्चा हो रहा है, तो अपन फ्यूचर्स में लेना चाहेंगे इसको। तो अब जब फ्यूचर ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाएगा इसका मतलब फ्यूचर ट्रेड करेगा एट अ हायर प्राइस देन स्पॉट। इसका मतलब है एफ ग्रेटर देन एस होएगा, यानी कि जो मार्केट और कॉन्टेंगो के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली इसकी अपोजिट सिचुएशन में अपन सोचते हैं, यानी कि अगर अपन को पता चलता है कि जो बेनिफिट ऑफ होल्डिंग द फिजिकल इन्वेंट्री है वो ज्यादा है देन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, तो अपन क्या चाहेंगे, अपन उसको होल्ड करना चाहेंगे, यानी कि अपन उसको अभी खरीदना चाहेंगे, यानी कि जो करंट पोजीशन है उसको मोर अट्रैक्टिव माना जाएगा देन द फ्यूचर पोजीशन। अगर स्पॉट इसका ज्यादा अट्रैक्टिव, इसका मतलब स्पॉट है वो हायर प्राइस पे ट्रेड होएगा, यानी कि जो स्पॉट प्राइस है वो हायर होगा देन द फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब एस ग्रेटर देन एफ है, एंड जब एस ग्रेटर देन एफ होता है इसका मतलब जो मार्केट है वो बैकवर्डेशन के अंदर होएगा। ओके, तो अब अपन अपने राइटअप की तरफ वापस आते हैं। इसके अंदर कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टोरेज के अंदर एफ को निकालने का फॉर्मूला होता है एस इंटू ई टू द पावर आर प्लस यू माइनस वाई इंटू टी। यहाँ पर यू का मतलब होता है स्टोरेज कॉस्ट एंड वाई का मतलब होता है कन्वीनियंस यील्ड। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपन ने आर प्लस यू माइनस वाई करा है, तो यहाँ पे अपन ने प्लस तो करा है यू को एंड माइनस करा वाई को, तो ऐसा क्यों? तो इसके अंदर ये समझने की कोशिश करोगे जो भी चीज से अपन को बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एंड अगर कोई भी चीज से अपन को घाटा हो रहा है तो अपन को उसके लिए कम पे करना पड़ेगा। अगर अपन उस कमोडिटी को अभी खरीदे तो अपन को उसको स्टोर करके रखना पड़ता, बट अपन ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया यानी कि अपनी कॉस्ट सेव हो गई है। अगर अपन को यहाँ पे फायदा हो तो अपन को उसके लिए पे करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने प्लस यू करा है। एंड साथ अगर कन्वीनियंस यील्ड के बारे में अपन सोचें तो अगर अपन उसको होल्ड करते तो अपन को कुछ बेनिफिट मिलता, अपन उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अपन को घाटा हो रहा है, एंड ये जो घाटा हो रहा है इसकी वजह से अपन फॉरवर्ड में कम पैसा देना चाहेंगे, तो इसलिए अपन ने इसको
इसको माइनस करा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर दो केस बताए गए हैं। केस 1 के अंदर कहते हैं कि अगर लो इन्वेंट्री लेवल है एंड यहाँ पे कंसर्न है रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन द फ्यूचर, तो अपन क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करके अपने पास अगर इन्वेंट्री कम है एंड साथ ही साथ यहाँ पे कंसर्न है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन द फ्यूचर, यानी कि अपन को डर है कि फ्यूचर के अंदर कमोडिटी अवेलेबल हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसका मतलब आज अपन उसको रखना चाहेंगे अपने पास, यानी कि इसका कन्वीनियंस यील्ड हाई होएगा, यानी कि यहाँ पर हाई वाई होएगा एंड लो यू होएगा, यानी कि स्पॉट प्राइस हायर होगा देन द फॉरवर्ड प्राइस। ये केस हो गया बैकवर्डेशन का। सिमिलरली अपन केस 2 की तरफ आते हैं। इसके अंदर कहते हैं कि अगर हाई इन्वेंट्री लेवल है अपने पास एंड लो कंसर्न है रिगार्डिंग द फ्यूचर अवेलेबिलिटी, तो अपन क्या कहना चाहेंगे। तो इसके अंदर ये समझने की कोशिश करो कि अपने पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है एंड साथ ही साथ फ्यूचर में भी वो आराम से अवेलेबल हो जाएगी, तो अपन उसको स्टोर करके क्यों रखेंगे, यानी कि इसको स्टोर करने की वजह से अपन को एक्स्ट्रा बेनिफिट तो होने ही नहीं वाला है। तो इसका मतलब इसका हाई यू होएगा, यानी कि हाई स्टोरेज कॉस्ट होगा एंड इसका लो कन्वीनियंस यील्ड होएगा, यानी कि जो फ्यूचर प्राइस है वो ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस होएगा। इसका मतलब ये केस होगा कॉन्टेंगो का। ओके, तो नेक्स्ट अपन एलओएस जी एंड एच की तरफ बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ रिटर्न इन अ कोलेटरलाइज्ड फ्यूचर पोजीशन। तो उसको एग्जांपल की मदद से समझाया गया है। इसके अंदर कहते हैं फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को अपन ने परचेज करा है जनवरी एंड का कमोडिटी फ्यूचर एट 80 एंड अपना जो लॉट साइज है वो है 1000 का, एंड एट द एंड ऑफ जैन जो जैन एंड का फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है एट 85, वेल जो फेब एंड का जो फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है एट 83। ऑल्सो जो एनुअलाइज्ड ट्रेजरी यील्ड है वो है 6% कंपाउंडेड मंथली। तो अपन को कैलकुलेट करना है मंथली रिटर्न ऑन अ कोलेटरलाइज्ड फ्यूचर पोजीशन। तो अब यहाँ पर कहते हैं जो टोटल रिटर्न इसको निकालने के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्राइस रिटर्न, रोल यील्ड एंड कोलेटरल यील्ड। तो प्राइस रिटर्न को निकालने के लिए सिंपली ये सोचो क्या से क्या हो गया, यानी कि फ्यूचर प्राइस कितना इंक्रीज हो गया। इसको निकालने के लिए अपन FT माइनस F0 डिवाइडेड बाय F0 इंटू 100 कर देते हैं। तो अगर अपन अपने क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर फ्यूचर्स का दाम 80 से 85 हो गया, यानी कि इसका रिटर्न कितना हुआ 85 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, यानी कि 6.25% का अपने को प्राइस रिटर्न आया है। अब नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे रोल यील्ड की तरफ। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि रोल यील्ड होता क्या है। तो स्वाइजर में बताया गया है सिंस जो कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि मेंटेन करना चाहता है पोजीशन ओवर टाइम, उसको अपना पोजीशन क्लोज आउट करना पड़ता है, यानी कि उसको एक्सपायरिंग फ्यूचर पोजीशन को क्लोज आउट करना पड़ता है एंड रीस्टैब्लिश करना पड़ता है नए पोजीशन को विद अ सेटलमेंट डेट जो कि फर्दर इन द फ्यूचर होती है। अगर अपन अपने वाले एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर ये जैन एंड तक का ही फ्यूचर था, बट अपन को लंबे टाइम के लिए फ्यूचर पोजीशन इसके अंदर होल्ड करनी थी। देयरफॉर अपन ने क्लोजर करी पोजीशन इन जैन वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंड अपन ने नई पोजीशन ली फेब एंड वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एंड जब फेब एंड वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तब अपन मार्च वाले के अंदर फर्दर पोजीशन लेते रहेंगे। तो ये जो पोजीशन है इसको अपन रोलिंग ओवर द पोजीशन कहते हैं, बिकॉज एक तरह से अपन अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते जा रहे हैं एंड इस वजह से अपन को गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, जिसको अपन रोल रिटर्न और रोल यील्ड कहते हैं। रोल रिटर्न पॉजिटिव होगा बैकवर्डेशन के अंदर एंड नेगेटिव होगा कॉन्टेंगो के अंदर। एंड इसका रीजन सिंपल सा है, बैकवर्डेशन के अंदर एस ग्रेटर देन एफ होता है, यानी कि जो फ्यूचर प्राइस है वो लेस होगा देन द स्पॉट प्राइस, यानी कि स्पॉट का दाम ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब FT ग्रेटर होगा देन FT प्लस 1। तो अगर अपन रोल यील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे FT माइनस FT प्लस 1 डिवाइडेड बाय FT इंटू 100, तो इससे क्या आएगा, इससे जो ऊपर वाली टर्म है वो पॉजिटिव आएगी, बिकॉज यहाँ पर अपन FT माइनस FT प्लस 1 कर रहे हैं, इस वजह से रोल यील्ड पॉजिटिव होगा। बट ये भी अगर अपन कॉन्टेंगो के बारे में सोचेंगे तो वहां पर क्या होगा, कॉन्टेंगो के अंदर F ग्रेटर देन S होता है, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो फ्यूचर वाला दाम है वो ग्रेटर होगा देन स्पॉट वाले दाम से। इसका मतलब अगर अपन यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे FT माइनस FT प्लस 1, तो इसके अंदर FT प्लस 1 FT से बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करने से जो FT प्लस 1 बड़ा कंपोनेंट माना जाएगा, इस वजह से ये जो रोल यील्ड का रिटर्न है वो नेगेटिव आएगा। देयरफॉर कॉन्टेंगो के अंदर जो रोल यील्ड है वो नेगेटिव होता है। साथ ही यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो रोल यील्ड है उसको स्मॉल कंपोनेंट माना जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर, बट यही कंपोनेंट लार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा कंपोनेंट हो जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट वन थर्ड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि कोलेटरल यील्ड। तो यहाँ पर कोलेटरल का आखिर मतलब क्या हुआ, तो इसको समझने के लिए अपन स्वाइजर के अंदर वापस आते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट की तरफ अपन को देखना है। तो यहाँ पर कहते हैं किसी भी फ्यूचर के अंदर पोजीशन लेने के लिए एक इन्वेस्टर को कोलेटरल पोस्ट करना पड़ता है। तो ये जो कोलेटरल है ये कैश में भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज में भी हो सकता है। तो हो सकता है फ्यूचर पोजीशन लेने के लिए, यानी कि फ्यूचर पोर्टफोलियो के लिए अपन को उसे फुल्ली कोलेटरलाइज करना पड़े, यानी कि हो सकता है कि जो कोलेटरल की वैल्यू है वो इक्वल हो टू द नोशनल वैल्यू, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। अपने केस के अंदर 80 प्राइस एंड साइज उसका था 1000, यानी कि हो सकता है अपन को पोस्ट करना पड़े 80,000 एज कोलेटरल, यानी कि हो सकता है अपन को 80,000 कैश में या तो अपन को पोस्ट करना पड़े, या फिर हो सकता है अपन 80,000 की ट्रेजरी सिक्योरिटीज को पोस्ट कर दें। या इसमें कहते हैं कि अगर यूएस ट्रेजरी बिल्स को डिपॉजिट किया गया एज कोलेटरल, तो जो कोलेटरल रिटर्न है और जो कोलेटरल यील्ड है वो सिंपली होल्डिंग पीरियड यील्ड होगा ऑन द टी बिल। एंड ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज जो अपन कोलेटरल यील्ड प्रोवाइड करते हैं वो एक तरह से ट्रेजरी यील्ड होता है, एंड यहाँ पे जो यूएस ट्रेजरी बिल्स है कोई भी ट्रेजरी यील्ड ही होगा। देयरफॉर यूएस ट्रेजरी बिल्स पे जो अपन को रिटर्न आएगा वो कोलेटरल रिटर्न और कोलेटरल यील्ड एक तरह से सिंपली होल्डिंग पीरियड यील्ड ही माना जाएगा ऑन टी बिल। तो अपने राइटअप की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर अपन को कोलेटरल यील्ड को कैलकुलेट करना है तो वो सिंपली पीरियोडिक ट्रेजरी यील्ड होता है। अपने वाले केस के अंदर जो एनुअलाइज्ड ट्रेजरी यील्ड है वो है 6%। तो अगर अपन को इसको करना है पीरियोडिक तो उसके लिए अपन इसको 1/12 करेंगे, बिकॉज अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 महीने का है, तो ये आ जाएगा 0.5%। तो यहाँ पर अपन ने टोटल रिटर्न के तीनों कंपोनेंट देख लिए हैं, प्राइस रिटर्न, रोल यील्ड एंड कोलेटरल यील्ड। तो अगर इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल रिटर्न, तो ये आ जाएगा 9.1%।
ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक हैश है। इसके अंदर कहते हैं कि अपन ने जो रोल यील्ड का फॉर्मूला देखा है बुक के अंदर अलग तरीके से दिया हुआ है। तो बुक में इसका फॉर्मूला बताया गया है FT माइनस FT+1 होल डिवाइडेड बाय FT इंटू 100 इंटू परसेंटेज रोल्ड ओवर। अब यहाँ पे जो परसेंटेज रोल्ड ओवर है ये नया है। तो इसके अंदर कहते हैं सम्स के अंदर तो अपन यूजुअली अज्यूम करके चलते हैं कि 100% ही होगा, बट हाउएवर थ्योरी क्वेश्चन के अंदर अपन से पूछ सकता है, एंड इसलिए अपन को ये जानना जरूरी है कि लेस परसेंटेज भी हो सकता है। ये लेस परसेंटेज यूजुअली तब होता है जब अपन इसको रोल्ड ओवर करते हैं इन कॉन्टेंगो। अब ये क्या है इसको अपन सही से समझेंगे स्वाइजर के अंदर। तो यहाँ पर LOSH के अंदर नीचे का एग्जांपल दिया गया है, इसको अपन देखते हैं। इसमें कहते हैं कंसिडर करो एक सिचुएशन जहाँ पे जो मैनेजर है वो रोल ओवर कर रहा है जुलाई का नेचुरल गैस फ्यूचर जो कि ट्रेड कर रहा है एट 2.35 इंटू अगस्त फ्यूचर जो कि ट्रेड कर रहा है एट 2.22। तो इस केस के अंदर रोल रिटर्न क्या होगा, रोल यील्ड क्या होगा, इसको निकालने के लिए अपन को ये सोचना है FT माइनस FT+1 डिवाइडेड बाय FT इंटू 100। तो अगर अपन इसको निकालेंगे तो 2.35 माइनस 2.22 डिवाइडेड बाय 2.35 करेंगे तो ये आ गया 5.53%। तो अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये सिचुएशन है बैकवर्डेशन की, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है 2.35 अभी कॉन्ट्रैक्ट का दाम है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का दाम, एंड ये आगे जाके इसका दाम होने वाला है 2.22, तो यानी कि कम हो रहा है। इसका मतलब ये सिचुएशन है कॉन्टेंगो का। तो अब नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे कहते हैं सपोज करो कि अपन चाहते हैं स्पेसिफिक डॉलर एक्सपोजर टू नेचुरल गैस से, अपन चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट से उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपना जो एक्सपोजर है वो रहना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर 10,000 का। तो इसके लिए एक तरह से अपन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे लॉन्ग गए थे पहले, तो एक तरह से 10,000 बटा 2.35 कर देंगे, क्योंकि 2.35 एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, यानी कि एक तरह से अपन पहले लॉन्ग गए थे 4,255 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पर इस डॉलर एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए अब अपन को नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना होगा। पर इस समय तो दाम चेंज हो गया है, पहले 2.35 दाम था तब 4,255 कॉन्ट्रैक्ट आए थे, बट अब दाम गिर के हो गया 2.22। तो अगर अपन वापस से अगर 4,255 का कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे तब तो 10,000 का अमाउंट आ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए अपन वापस से 10,000 बाय 2.22 करेंगे, यानी कि अब अपने पास होने चाहिए 4,504 कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि अपन $10,000 का स्पेसिफिक एक्सपोजर ले सकें। तो अगर अपन कंपेयर करेंगे पहले वाले से, तो पहले अपने पास होने चाहिए 4,255 कॉन्ट्रैक्ट, जिससे अपन $10,000 का स्पेसिफिक लॉन्ग एक्सपोजर ले सकें। बट अब अपने पास 4,504 कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, जिससे कि अपन $10,000 का स्पेसिफिक एक्सपोजर ले सकें। तो इससे अपन को पता चलता है कि अगर अपन को एक स्पेसिफिक डॉलर अमाउंट मेंटेन करके रखना है बैकवर्डेशन के अंदर, यानी कि जब दाम में वो गिर रहा है, तो उसके लिए अपन को अपने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हेंस इससे अपन को पता चलता है बैकवर्डेशन के अंदर जो रोल रिटर्न है वो तो पॉजिटिव होगा, बट इस वजह से अपन को लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ेंगे अपॉन रोलिंग ओवर। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं सपोज करो कि जो नेचुरल गैस का एक्सपोजर है वो अपने पूरे पोर्टफोलियो का 8.5% कंस्टिट्यूट करता है, एंड इसके अंदर अपना रिटर्न आया वो 5.3% आया रोल यील्ड से। तो अगर अपन को नेट रोल रिटर्न को कैलकुलेट करना है फॉर द पोर्टफोलियो, तो उसके लिए अपन 8.5% निकालेंगे 5.53% का, तो ये आ जाएगा 0.47%। तो इससे अपन को पता चलता है नेट रोल रिटर्न अपने पोर्टफोलियो का होगा 0.47%, यानी कि नेट अपने पोर्टफोलियो का फायदा होगा 0.47% से इस रोल रिटर्न की वजह से। तो अपन ये जो केस देखा था बैकवर्डेशन का था। अब सिमिलरली अपन इसी तरह से कॉन्टेंगो के बारे में भी सोच सकते हैं। कॉन्टेंगो के अंदर जो आने वाला प्राइस है वो ग्रेटर होगा देन द आज वाले प्राइस से, यानी कि फ्यूचर प्राइस ग्रेटर होगा देन द स्पॉट। इसका मतलब है कि अगर अपन रोल रिटर्न निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर अपन सपोज करते हैं कि अपन को $10,000 का अमाउंट मेंटेन करके रखना है, एंड अभी जो दाम है वो चल रहा है 3 का, एंड आगे जाके दाम हो जाएगा 5 का। तो अगर अपन 10,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3,333.33 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब अपने पास इतने कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, पर बाद में इसका जो दाम है वो 5 हो जाएगा। तो यानी कि 10,000 बटा जब अपन 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 3,333 कॉन्ट्रैक्ट से अपन को लेके आना पड़ेगा 2,000 कॉन्ट्रैक्ट तक। इसका मतलब अपने को कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल करने पड़ेंगे। तो इससे अपन को पता चलता है कॉन्टेंगो के अंदर जो रोल रिटर्न है वो नेगेटिव होगा, एंड साथ ही साथ जो नंबर ऑफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होंगे अपन रोलिंग और वो भी लेस हो जाएंगे, जो कि अपन ने देखा था 3,333 से 2,000। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट है, इसके अंदर कोलेटरल यील्ड के बारे में बात की गई है। इसके अंदर वही बात की गई जो कि अपन ने थोड़े पहले स्वाइजर के अंदर पढ़ा था। वहां पर अपन को ये बताया गया था कि अगर अपन किसी की कमोडिटी के अंदर लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो अपन को उसके लिए कोलेटरल भी जमा करना पड़ेगा, एंड वो जो कोलेटरल वो 100% ऑफ द अमाउंट भी हो सकता है, यानी कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि उसका प्राइस क्या है इनटू लॉट साइज क्या है, एंड वो हो सकता है उससे कम भी हो। अगर ये पूरा का पूरा उतना वाला अमाउंट हो तो उसको फुल्ली कोलेटराइज पोजीशन बोलते हैं, यानी कि 100% होगा इन केस ऑफ फुल्ली कोलेटराइज पोजीशन, एंड वो लोअर परसेंटेज भी हो सकता है, से वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 10% भी हो सकता है। इसका मतलब वो फुल्ली कोलेटराइज नहीं है, तो अपन को इस चीज का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अपन को यहाँ पर जो RF है उसकी पीरियड का भी ध्यान रखना होगा, बिकॉज कोलेटरल यील्ड एक तरह से पीरियोडिक RF होता है। तो अगर अपन को कोलेटरल यील्ड निकालना है उसके लिए अपन परसेंटेज ऑफ कोलेटरल इनटू पीरियोडिक RF करेंगे, एंड अगर अपन को जानना है कि परसेंटेज कोलेटरल क्यों लिया है, तो इसके अंदर ये सोचिए कि अपन जितना कोलेटरल देंगे उसके ऊपर ही तो अपन को RF मिलेगा ना। फॉर
फॉर एग्जाम्पल अपना जो एक्सपोजर सपोज करो वो 10,000 का है एंड अपन ने उतने का कोलेटरल भी जमा कराया है, यानी कि अपन इसको फुल्ली कोलेटराइज करके चल रहे हैं एंड जो अपना टाइम पीरियड है वो है 1 महीना। तो अगर अपन को कोलेटरल यील्ड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन ट्रेजरी रेट लगाएंगे, वो 10,000 के ऊपर ही लगाएंगे ना, क्योंकि अपन उतने जमा कराया अमाउंट। यानी कि अपना जो कोलेटरल है वो 100% है, तो इसका मतलब अपन करेंगे 100% इंटू पीरियडिक आरएफ। अब यहाँ पे सपोज करो कि जो आरएफ वो 12% है एंड अपना टाइम पीरियड है वो 1 महीना, यानी कि 12/12 हो जाएगा, यानी कि 1%, यानी कि 100% इंटू 1%, यानी कि जो कोलेटरल यील्ड आ जाएगा 1%। बट सपोज करो कि यहाँ पर अपन ने 50% इसको कोलेटराइज करा होता, यानी कि 10,000 का एक्सपोजर है बट अपन ने 5,000 का ही कोलेटरल दिया, तो अपना जो रिटर्न है वो 5,000 पे आना चाहिए, यानी कि अपना जो कोलेटरल है वो 50% है। तो यानी कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे 0.5 इंटू 12, बिकॉज आरएफ 12% है और अपना 1 महीने के लिए एक्सपोजर ले रहे हैं, यानी कि 12/12 इक्वल टू 1% आ जाएगा, यानी कि 1% इंटू 0.5, यानी कि अपना जो कोलेटरल यील्ड है वो आ जाएगा 0.5%। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOSI की तरफ बढ़ते हैं, कमोडिटी स्वैप। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अपन जब कमोडिटी फ्यूचर कर ही सकते हैं तो अपन कमोडिटी स्वैप के अंदर एंटर ही क्यों होते हैं। तो इसके अंदर बताते हैं कि कमोडिटी स्वैप करने के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट के अंदर कहते हैं कि जो स्वैप है वो अपन को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सोचो प्रोड्यूसर ऑफ हैवी क्रूड ऑयल, तो इसके अंदर कहते हैं हैवी क्रूड ऑयल का इलिक्विड फ्यूचर मार्केट होता है, देयरफॉर स्वैप अपने पास एक नजरिया होता है उसके अंदर एंटर करने के लिए। फिर नेक्स्ट बेनिफिट के अंदर कहते हैं क्वांटिटी मिसमैच। इसके अंदर कहते हैं फ्यूचर्स के अंदर हर चीज फिक्स होती है पहले से, यानी कि हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड होती है। इसका मतलब है फ्यूचर्स के अंदर अपन अपने हिसाब से क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर अपन को स्वैप के अंदर एंटर होना होता है। फिर नेक्स्ट बेनिफिट के अंदर बात की गई टाइमिंग मिसमैच के बारे में। तो जो अपन ने पढ़ा है कि इसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर हर चीज स्टैंडर्डाइज होती है, तो हो सकता है अपने को जब बेचना है उस टाइम पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ही ना हो, तो अपन को वहां पर स्वैप के अंदर एंटर होना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। फिर नेक्स्ट बेनिफिट में कहते हैं अगर अपन कमोडिटी यूजर पर्सपेक्टिव से सोचे तो अपन ये बर्डन ही क्यों लेना चाहेंगे ऑफ मेंटेनिंग अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिनको रोल ओवर करना पड़ता है हर महीने की एंड पे। यानी कि अगर अपन ने जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है एंड जनवरी एंड पे अपन को उसको रोल ओवर करना पड़ेगा एंड अपन को नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा फैब के लिए। फिर फैब वाला जब एंड होगा तो अपन को मार्च के लिए नया एंटर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। एंड अपन यहाँ पर बार बार ये प्रे करते रहते हैं कि काश बैकवर्डेशन हो जाए, बिकॉज अगर बैकवर्डेशन हो गया तो अपन को यहाँ पर फायदा होगा, बिकॉज यहाँ पर रोड लीड पॉजिटिव होगा। तो इन सब झंझट से बचने के लिए अपन स्वैप के अंदर एंटर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट बेनिफिट के अंदर कहते हैं कि व्हाट अबाउट द मार्जिन कॉल। तो यहाँ पर कहते हैं अगर अपन एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होंगे तो अपन को कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, एंड अगर फ्यूचर में लॉसेस होने चालू है तो अपन अपना वो अमाउंट अगर ब्रीच हो गया तो अपन को मार्जिन कॉल भी आगे जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी मार्जिन कॉल के बारे में बात की गई है। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे मार्जिन कॉल का रिस्क होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप के मार्जिन कॉल से रिलेटेड रिस्क के बारे में बात की गई है, फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग रिस्क। तो फाइनेंसिंग रिस्क का मतलब है अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन कॉल आया तो उससे पैसा नहीं उठा पाए उसका रिस्क। एंड अकाउंटिंग रिस्क के अंदर कहते हैं काफी कंट्रीज के अंदर रूल होता है कि उनको शो करना पड़ेगा फ्यूचर का गेन और लॉस पीएल के अंदर, बट वो शो नहीं कर सकते गेन इन स्पॉट इन फ्यूचर्स। तो इसका मतलब है ये शो करेगा रॉन्ग पिक्चर ऑफ ईपीएस एंड इस वजह से जो शेयर प्राइस है वो गिर जाएगा। तो इन सब झंझट से बचने के लिए अपन एक स्वैप के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो अपन ने कमोडिटी स्वैप के फायदे तो देख लिए, पर यहाँ पे कुछ टाइप के कमोडिटी स्वैप के बारे में बात की गई, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कमोडिटी स्वैप के बारे में। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे एक्सेस रिटर्न स्वैप के बारे में, टोटल रिटर्न स्वैप के बारे में, बेसिस स्वैप के बारे में एंड वेरिएंस स्वैप एंड वॉलेटिलिटी स्वैप के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सेस रिटर्न स्वैप के बारे में। तो इसको इसके नाम से समझने की कोशिश करो, एक्सेस रिटर्न स्वैप, यानी कि अगर कमोडिटी का दाम एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा चला गया यानी कि बढ़ गया तो अपन को कुछ पेमेंट मिलेगा। तो एक्सेस रिटर्न को अपन को एक कॉल ऑप्शन की तरह समझ के चलना है, यानी कि स्टार्टिंग में अपन एक पेमेंट करते हैं यानी कि कॉल प्रीमियम करते हैं, एंड इन रिटर्न अपन को गारंटी मिलती है कि अगर एक दाम थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया, कमोडिटी दाम अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया तो अपन को कंपनसेशन मिलेगा, यानी कि अपन को इन रिटर्न कुछ पेमेंट मिलेगा। तो उसके एग्जांपल की मदद से समझाया गया। तो इसके अंदर कहते हैं एयरलाइन कंपनी एंटर होती है 2 साल स्वैप के अंदर विद मंथली रीसेट, एंड इसके अंदर जो एयरलाइन कंपनी है वो पे करती है आज $32 इंटू 5 लाख यानी कि 1.6 करोड़ रुपीज पे करती है। इसको एक तरह से अपन कॉल प्रीमियम मान के चल सकते हैं, एंड इन रिटर्न वो एंजॉय करती है C+ एट X = 55, यानी कि अगर दाम 55 से ज्यादा हो गया, कमोडिटी का दाम अगर 55 से बढ़ गया तो वो जितना भी बढ़ेगा इंटू 5 लाख अपन को मिलेगा। यानी कि इसका मतलब इसका पे ऑफ एवरी मंथ क्या होगा, इसका एवरी मंथ पे ऑफ होगा मैक्सिमम ऑफ S - 55, यानी कि कमोडिटी का दाम -55 होल इंटू 5 लाख। तो ये जो अमाउंट होगा या तो वो मिलेगा या फिर अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि 0 होगा, अपन को सामने से और कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो इसका मतलब इसका पे ऑफ क्या हुआ, मैक्सिमम ऑफ 5 लाख इंटू S - 55 और 0 whichever is higher। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टोटल रिटर्न स्वैप के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं सपोज एक पेंशन फंड एंटर होता है डीलर के साथ एक स्वैप में, जहां पर वो रिसीव करेगा डेली रिटर्न ऑन क्रूड ऑयल बेस्ड ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ $20 मिलियन फॉर 1 मंथ, एंड इसके बदले में जो स्वैप डीलर है वो चार्ज करेगा कुछ फीस। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन स्वाइजर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं टोटल रिटर्न स्वैप के अंदर जो स्वैप बायर है यानी कि जो पार्टी लॉन्ग गई है वो रिसीव करेगी पीरियडिक पेमेंट बेस्ड ऑन द चेंज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्लस साथ ही साथ उसको कोलेटरल के ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, एंड इन रिटर्न उसको एक सीरीज ऑफ
फिक्स पेमेंट करना होगा टू द स्वैप डीलर। फिर यहाँ पर कहते हैं कि ईच पीरियड में जो लॉन्ग वाली पार्टी है वो रिसीव करेगी टोटल रिटर्न ऑन होल्डिंग द कमोडिटी टाइम्स ऑन नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, एंड ये जो पेमेंट किया जाएगा वो नेट होगा ऑफ द पेमेंट प्रॉमिस टू बी शॉर्ट। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं सपोज कोई अपना जो नोशनल प्रिंसिपल है वो है 10,000, यानी कि अपन ने जो कमाया वो 10,000 रुपये कमाया, सपोज अपन ने 20% कमाया, यानी कि अपन ने यहाँ पर 2,000 कमाया है, एंड इन रिटर्न अपन को जो पीरियोडिक पेमेंट करना है वो सपोज करो 1,000 है, यानी कि अपन को कट कटा के 1,000 रुपया मिलेगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि हो सकता है जो टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव आ जाए, यानी कि हो सकता है जो 10,000 है उस पर अपन को 20% का लॉस हो जाए, यानी कि एक तरह से माइनस का 2,000 हो जाएगा इसका टोटल रिटर्न। एंड साथ ही अपन को पीरियोडिक पेमेंट भी करना है 1,000 का, यानी कि एक तरह से अपन को यहाँ पर जो डीलर है उसको 3,000 का पेमेंट करना पड़ेगा सामने से। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर टोटल रिटर्न नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर जो लॉन्ग वाली पार्टी है उसको प्रॉमिस फिक्स पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, पर साथ ही उसको नेगेटिव रिटर्न का भी पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव रिटर्न परसेंटेज ऑफ कमोडिटी ओवर द पीरियड टाइम्स द नोशनल प्रिंसिपल। यानी कि टोटल रिटर्न स्वैप में आखिर कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि अगर कमोडिटी इंडेक्स का प्राइस बढ़ा तो अपन को पेमेंट मिलेगा, बट अगर कमोडिटी इंडेक्स का प्राइस गिरा तो अपन को पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया। इसके अंदर कहते हैं सपोज करो अपना जो नोशनल प्रिंसिपल है वो $10 मिलियन है, एंड अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड अपन पे करेंगे 25 बेसिस पॉइंट मंथली, एंड इसके बदले में अपन रिसीव करेंगे टोटल रिटर्न ऑन WTI क्रूड ऑयल। फिर इसके अंदर कहते हैं सपोज करो कि जो फर्स्ट मंथ है इसके एंड होने पर जो प्राइस WTI है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 41.5 टू 42.1, यानी कि बढ़ जाता है 1.5%। तो जो लॉन्ग वाली पार्टी है उसको नेट पेमेंट मिलेगा बिकॉज ये 145 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, बट इसको जो पेमेंट करना है 25 बेसिस पॉइंट का करना है, यानी कि 145 माइनस 25 बेसिस पॉइंट से इसको पेमेंट मिलेगा ऑफ नोशनल प्रिंसिपल, यानी कि $10 मिलियन, यानी कि इसको $1,20,000 पैसा मिलेगा। फिर इसके बाद कहते हैं सपोज करो जो नेक्स्ट मंथ यानी कि सेकंड मंथ में जो WTI डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम 42.1 टू 41.2, यानी कि 2.14% से गिर जाता है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिक्रीज है वो 2.14% है, यानी कि 214 बेसिस पॉइंट से गिरा है, एंड अपन को पेमेंट करना है 25 बेसिस पॉइंट का, यानी कि दोनों माइनस माइनस वाले हैं, यानी कि इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, तो यानी कि कुल मिला के अपन को पेमेंट करना पड़ेगा $2,39,000 का। ओके, तो फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो टोटल रिटर्न स्वैप है उसको ऑफन यूज किया जाता है बाय इंस्टीट्यूशन टू गेन एक्सपोजर टू द प्राइस रिस्क ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी। ये अवॉइड करता है आइदर होल्डिंग द कमोडिटी और मैनेजिंग अ लॉन्ग पोर्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओवर टाइम। ओके, तो अब अपने राइटअप की तरफ वापस आते हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेसिस स्वैप के बारे में। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर 2 कमोडिटी होती है, एक ऐसी कमोडिटी जिसका इलिक्विड मार्केट होता है एंड एक ऐसी कमोडिटी हो जिसका लिक्विड मार्केट होता है। तो अपन यहाँ पर एक स्वैप के अंदर एंटर करते हैं जिसके अंदर अपन पे करेंगे इलिक्विड वाले का रिटर्न, एंड इसके बदले अपन रिसीव करेंगे लिक्विड वाले का रिटर्न। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया। इसके अंदर कहते हैं कि अपन एक प्रोड्यूसर है ऑफ हैवी क्रूड ऑयल। तो अब जब अपन प्रोड्यूसर ऑफ हैवी क्रूड ऑयल, इसका मतलब है अपन को डायरेक्ट उसका दाम गिर ना जाए, इसका मतलब अपन F माइनस के अंदर एंटर होना चाहते हैं, पर इसके अंदर कहते हैं कि जो F माइनस है हैवी क्रूड ऑयल का वो इजीली अवेलेबल नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। तो अब अपन क्या करें, तो इसके लिए कहा जाता है कि अपन को एक स्वैप के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। तो अपन एक स्वैप के अंदर एंटर होते हैं जिसके अंदर अपन अपना एक्सपोजर कन्वर्ट करना चाहेंगे इनटू अ लाइट क्रूड ऑयल। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो लाइट क्रूड ऑयल है इसके अंदर अपना एक्सपोजर अपन ने इसलिए कन्वर्ट करा है बिकॉज लाइट क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो लिक्विड है, यानी कि अपन यहाँ पर इजीली इसका फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब अपन यानी कि प्रोड्यूसर ने अपने रिस्क को हेज कर लिया। अभी कैसे करा, इसको यहाँ पर दिए गए डायग्राम की मदद से समझो। यहाँ पे सोचो कि अपन प्रोड्यूसर है, अपन को डर है कि जो हैवी क्रूड ऑयल है इसका दाम गिर ना जाए, यानी कि अपन F माइनस एंटर करना चाहेंगे हैवी क्रूड ऑयल के लिए, बट उसका F माइनस तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके लिए अपन एक स्वैप के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इस स्वैप के अंदर अपन एक तरह से पे करेंगे प्राइस ऑफ हैवी क्रूड ऑयल एंड अपन रिसीव करेंगे प्राइस ऑफ लाइट क्रूड ऑयल। तो अब इससे होगा क्या, तो इसको समझने के लिए 1 को देखो। तो 1 यानी कि अपने पास आएगा प्राइस ऑफ हैवी क्रूड ऑयल, अपन स्वैप के अंदर इसको पे कर देंगे एंड इसके बदले में अपन रिसीव करेंगे प्राइस ऑफ लाइट क्रूड ऑयल, यानी कि एक तरह से जो प्राइस ऑफ हैवी क्रूड ऑयल आ रहा है वही अपना जा रहा है स्वैप के अंदर, यानी कि एक तरह से अपने पास आ क्या रहा है, अपने पास प्राइस ऑफ लाइट क्रूड ऑयल आ रहा है। तो एक तरह से अपन ने अपने एक्सपोजर को चेंज कर लिया है, अपन ने अपने एक्सपोजर को चेंज कर लिया है फ्रॉम प्राइस ऑफ हैवी क्रूड ऑयल टू प्राइस ऑफ लाइट क्रूड ऑयल। अब लाइट क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर है वो इजीली अवेलेबल है, तो अपन लाइट क्रूड ऑयल के फ्यूचर पे शॉर्ट चले जाएंगे, यानी कि अपन F माइनस ऑन X कर लेंगे, जिससे कि एक तरह से अपन ने अपने आप को हेज कर लिया है। तो इस एग्जांपल के अंदर अपन जो स्वैप के अंदर एंटर हुए हैं वो प्रोड्यूसर और स्वैप डीलर के बीच में है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको मिलेगा X एंड इसके बदले में वो पे करेगा Y, एंड अपन ये तो जानते ही है कि यहाँ पे जो पेमेंट नेट नेट करा जाता है, इसका मतलब है उसके पास आएगा X एंड जाएगा Y। तो यानी कि नेट नेट अगर देखें जो प्रोड्यूसर है उसको X माइनस Y मिलेगा। तो अब ये समझने की कोशिश होगा अगर दाम गिर गया तो क्या होगा एंड दाम अगर बढ़ गया तो क्या होगा Y का। तो पहले अपन ये समझेंगे अगर Y का दाम बढ़ गया तो क्या होगा। तो अगर Y का दाम बढ़ गया इसका मतलब अपन जो कमोडिटी बेच रहे हैं अपन को ज्यादा पैसा मिल रहा है, एंड ये तो ज्यादा पैसा मिल रहा है तो खुश होने की जरूरत है नहीं, बिकॉज अपन स्वैप के अंदर एंटर हुए हैं एंड यहाँ पे अपन को X माइनस Y मिलता है। अब जब Y बढ़ गया यानी कि नेगेटिव वाला फिगर बढ़ गया यानी कि अपन को स्वैप के अंदर घाटा हुआ है, यानी कि नेट नेट पोजीशन 0 हो गई है। अब साथ साथ यहाँ पर ये सोचो कि अगर Y गिर गया यानी कि प्राइस ऑफ हैवी क्रूड ऑयल वो गिर गया तो क्या होगा। अगर यहाँ पर प्राइस ऑफ हैवी क्रूड ऑयल गिर गया तो यानी कि अपन को यहाँ पर कमोडिटी के लिए कम पैसा मिलेगा, यानी कि अपन को यहाँ पर घाटा हो गया कमोडिटी को बेचकर। बट इससे डरने की कोई भी जरूरत है नहीं, बिकॉज X माइनस Y के अंदर जो Y है वो छोटा हो गया, यानी कि अपन को यहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब जो नेट नेट घाटा है वो 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर अपन ने अपने आप को हेज कर लिया है।
ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर कहते हैं कि एक फार्मर एंटर हुआ स्वैप के अंदर, जहाँ पे वो रिसीव करेगा बेसिस ऑन सोयाबीन एंड पे करेगा बेसिस ऑन कॉर्न, एंड इसको भी अपन इसी तरह से सोच सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वेरिएंस स्वैप एंड वॉलेटिलिटी स्वैप के बारे में। तो यहाँ पर अपन सिंपली कंपेयर करते हैं रियलाइज्ड वेरिएंस और वॉलेटिलिटी को विद फिक्स्ड वेरिएंस और वॉलेटिलिटी। यहाँ पे जो बायर है उसको गेन होगा अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, एंड उसको लॉस होगा अगर वॉलेटिलिटी वो गिर जाती है। इसका मतलब दाम बढ़े घटे उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी से फर्क पड़ता है, इसलिए इसको एक तरह का डायरेक्शनलेस ट्रेड कहा जाता है। तो अगर आसान भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर जो कमोडिटी का प्राइस है इसकी वॉलेटिलिटी के ऊपर अपन एक तरह से बेट लगाते हैं। अगर कमोडिटी के प्राइस में वॉलेटिलिटी हायर हुई देन एक्सपेक्टेड, तो वॉलेटिलिटी बायर है वो रिसीव करेगा पेमेंट, एंड जब एक्चुअल वॉलेटिलिटी लोअर हुई देन द स्पेसिफाइड लेवल, तो जो वॉलेटिलिटी सेलर है वो रिसीव करेगा पेमेंट। एंड इसी तरह से अपन वेरिएंस स्वैप के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर एक्चुअल वेरिएंस है वो एक्सीड करता है फिक्स्ड वेरिएंस जो कि स्टैब्लिश हुआ था एट द स्टार्ट ऑफ द स्वैप, तो यहाँ पे जो बायर होगा स्वैप का उसको मिलेगा पेमेंट, एंड अगर एक्चुअल वेरिएंस है वो लोअर है तो यहाँ पे जो वेरिएंस सेलर है वो रिसीव करेगा पेमेंट। ओके, तो नेक्स्ट अपन एलओएसजे की तरफ बढ़ते हैं, कमोडिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि कमोडिटी इंडेक्स की जरूरत ही क्या पड़ी, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कहते हैं कि जो कमोडिटी इंडेक्स है वो एक्ट करता है एज अ बेंचमार्क, बिकॉज अगर एक एक्टिव मैनेजर है जो कि कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो अपन कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिसकी अपन उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें, तो उसके लिए कमोडिटी इंडेक्स आ गया। साथ ही इसके अंदर कहते हैं कि जो कमोडिटी इंडेक्स है इसका यूज किया जाता है फॉर फोरकास्टिंग अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एंड इसी के साथ साथ कहते हैं कि जो कमोडिटी इंडेक्स है इसको यूज किया जाता है एज अ रेफरेंसिंग इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इसके अंदर कहते हैं कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इंडेक्स पे भी हो सकता है, सो देयरफॉर अपन को इसकी नीड है फॉर इंडेक्स रेफरेंसिंग। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ पॉपुलर कमर्शियल कमोडिटी इंडेक्सेस के बारे में। तो यहाँ पर कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेटिंग मेथड अपन सबसे पहले बात करेंगे एसएनपी इंडेक्स के बारे में और ब्लूमबर्ग के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसएनपी इंडेक्स के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो एसएनपी इंडेक्स है वो प्रोडक्शन वेटेड होता है, ये सिमिलर टू मार्केट कैप वेटेड के होता है, एंड इसकी वजह से अपन एक्सेसिव कंसंट्रेशन देते हैं इन द एनर्जी सेक्टर ऑलमोस्ट 80%, एंड इसका जो कंपोजिशन है वो डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। फिर नेक्स्ट वन बात करेंगे ब्लूमबर्ग के बारे में। तो ब्लूमबर्ग यूज होता है लिक्विडिटी को फॉर बोथ स्क्रीनिंग दैट इज कंपोजिशन एज वेल एज फॉर वेटिंग। तो हेंस यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे जो वेट है वो प्रोडक्शन कम लिक्विडिटी बेस्ड होता है, एंड ये सब्जेक्ट होता है टू सेक्टर कैपिटल, यानी कि अपन हो सकता है कि डाल दे कि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन इस सेक्टर के अंदर 33% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इंडेक्स के अंदर उसका जो वेट है वो ग्रेटर देन 33% हो जाता है तो अपन को उस कमोडिटी को सेल करना पड़ेगा, जिससे अपना जो वेट है वो विद इन द बाउंड्री रह सके। साथ ही साथ इसके अंदर एक कमोडिटी फ्लोर भी होता है, यानी कि हो सकता है अपने रूल करा हुआ हो कि इस कमोडिटी के अंदर जो वेट है कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है इन वेट विद एसएनपी। फिर नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जो नेचुरल गैस है इसका 9% वेटेज होता है पूरे इंडेक्स के अंदर, एंड इसके अंदर वेरी हाई कॉन्टेंगो होता है, यानी कि यहाँ पर जो रोल यील्ड है वो नेगेटिव होएगा, एंड इस वजह से ये एक्ट करेगा एज अ ड्रैग इन ओवरऑल रिटर्न, यानी कि जो रिटर्न वो धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं जो बाकी के 3 इंडेक्स है वो फिक्स्ड वेट होते हैं। तो अगर अपन सम अप करना चाहिए तो अपन को यहाँ पे 5 टोटल इंडेक्स के बारे में बात की गई है। एसएनपी इंडेक्स और ब्लूमबर्ग इंडेक्स जो है इसके अंदर फिक्स वेट नहीं होता है, और बाकी के 3 इंडेक्स के अंदर फिक्स्ड वेट होता है। एसएनपी इंडेक्स प्रोडक्शन वेटेड होता है, यानी कि जिसका जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसका उतना ज्यादा वेट होगा, बट जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स है इसके अंदर अपन प्रोडक्शन कम लिक्विडिटी बेस्ड का यूज करते हैं, यानी कि कहना चाहता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर उसका प्राइस बढ़ेगा तो इस इंडेक्स के अंदर उसका वेट भी बढ़ता जाएगा, बट वो लिमिट से बढ़ेगा, एंड अगर गिरेगा भी तो लिमिट से गिरेगा, यानी वो विद इन द फ्रेम रह के काम करेगा। अब नेक्स्ट अपने यहाँ पे 3 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जिनका फिक्स्ड वेट होता है, उनका नाम है थॉमसन, रॉजर्स एंड डॉश बैंक। ओके, तो नेक्स्ट वन बात करेंगे रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं एसएनपी, ब्लूमबर्ग और डॉश बैंक, इन तीनों के अंदर रीबैलेंसिंग होती है एनुअली, वाइल अगर अपन बात करें थॉमसन और रॉजर्स के बारे में तो इनके अंदर रीबैलेंसिंग होती है मंथली। ओके, तो नेक्स्ट अपन पहले स्वाइजर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जितने भी कमोडिटी इंडेक्स अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर वो डिफर होंगे इन द फॉलोइंग डायमेंशन, एंड यहाँ पे 4 तरह के डायमेंशन बताए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि उस इंडेक्स के अंदर कौन सी कमोडिटीज को इंक्लूड करा जाएगा, इस वजह से उसको डिफरेंशिएट करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि उस इंडेक्स के अंदर जो कमोडिटीज इंक्लूड करी जाएगी उनका कितना वेट होगा, इस वजह से भी उसको डिफरेंशिएट करा जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का नियर टाइम एक्सपायरी होएगा तो उसके अंदर रोलिंग ओवर की क्या मेथड लगाई जाएगी, यानी कि उसके अंदर रोल ओवर की क्या मेथड होगी, उसके बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करा जा सकता है। एंड फिर लास्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि पोर्टफोलियो वेट निकालते टाइम उसको किस मेथड से बैलेंस करा जाएगा, इस बेसिस पे भी उसको डिफरेंशिएट करा जा सकता है। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर कहते हैं कि कोई भी इंडेक्स मेथोडोलॉजी कभी भी कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर ही नहीं सकता है दूसरी इंडेक्स मेथोडोलॉजी को। अगर इन मेथोडोलॉजी की वजह से कोई डिफरेंस आएगा भी तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ सकता है, लॉन्ग टर्म के अंदर ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आसान भाषा में बोला जाए तो कहना चाहते हैं कि हर एक इंडेक्स एक कमोडिटी को इंक्लूड करने के लिए डिफरेंट मेथड एंड डिफरेंट वेट का यूज करता है, एंड हो सकता है कि अगर अपन उन दोनों के रिटर्न कंपेयर करने की कोशिश करें तो एक के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस आ जाए अच्छी, एंड एक के अंदर खराब आ जाए परफॉर्मेंस। तो ये जो डिफरेंस है वो केवल शॉर्ट टर्म के अंदर ही आ सकता है। अगर अपन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें तो अपन किसी स्पेसिफिक मिक्स को फॉलो कर रहे हैं, एंड अपन ने ईच कमोडिटी को कितना इंपॉर्टेंस दिया अपने इंडेक्स के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करेगा अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस, बिकॉज हो सकता है कुछ कमोडिटीज बेटर परफॉर्म कर जाए देन अदर। यानी कि यहाँ पे कहा गया है ओवर लॉन्गर पीरियड डिफरेंस बिटवीन मिक्स एंड वेट ऑफ कंसर्न कमोडिटी इन द इंडिविजुअल इंडेक्स रिजल्ट इन डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न, क्योंकि कुछ कमोडिटीज है वो आउट परफॉर्म कर जाए अदर्स को। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि
हो सकता है इंडेक्स वो इक्वली वेटेड हो, या फिर हो सकता है उनको वेटेड कर दिया जाए ऑन सम फैक्टर, जैसे कि वैल्यू ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी और कमोडिटी सेक्टर, यानी कि किसी इंडिविजुअल कमोडिटी या फिर कमोडिटी सेक्टर का ग्लोबल प्रोडक्शन कितना हुआ इसके बेसिस पे भी उसको इंडेक्स के अंदर वेट निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद इसमें कहा जाता है कि जो प्रोडक्शन वैल्यू वेटेड इंडेक्स है वो मोर एक्सपोज रहता है टू एनर्जी देन लाइफ स्टॉक और सॉफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर रोल मेथोडोलॉजी के बारे में बात की गई है। तो ये जो रोल ओवर है वो एक्टिव स्ट्रेटेजी से भी हो सकता है एंड पैसिव स्ट्रेटेजी से भी हो सकता है। तो अगर अपन इसको रोल कर रहे हैं विद पैसिव स्ट्रेटेजी, तो इसके अंदर एक तरह से जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है उसको अपन रोल ओवर कर लेंगे इनटू द नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट ईच मंथ। बट मे भी अगर अपन एक्टिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहें तो अपन मैक्सिमाइज करना चाहेंगे रोल रिटर्न को, एंड इसके लिए अपन सेलेक्ट कर देंगे मोस्ट फर्दर आउट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ग्रेटेस्ट बैकवर्डेशन होगा या फिर जिसके अंदर स्मॉलेस्ट कॉन्टेंगो होगा। एंड इसका रीजन सिंपल है, अपन एक्टिव स्ट्रेटेजी करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा रिटर्न तभी आ सकता है जब अपन ग्रेटेस्ट बैकवर्डेशन करेंगे या फिर जिससे अपन स्मॉलेस्ट कॉन्टेंगो करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई फ्रीक्वेंसी ऑफ रीबैलेंसिंग के बारे में। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीबैलेंसिंग है वो भी अफेक्ट करता है कमोडिटी इंडेक्स के रिटर्न को। तो इसके अंदर कहा जाता है कि अगर अपन रीबैलेंस करेंगे पोर्टफोलियो के वेट को तो वो डिक्रीज करेगा रिटर्न जब प्राइस वो ट्रेंडिंग होंगे, यानी कि वो स्टडीली या तो बढ़ते रहेंगे या फिर गिरते रहेंगे। इन्हीं से अपन को पता चलता है कि अगर जो प्राइसेस वो ट्रेंडिंग है तब अपन को रीबैलेंस फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए। बट इसके अंदर कहा जाता है कि जब प्राइसेस वो चौबी है एंड मीन रिवर्टिंग है तो अगर अपन अपने पोर्टफोलियो को फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस करते हैं तो अपन अपनी रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा सोचो कि जब दाम वो गिर जाते हैं तब अपन जो सिक्योरिटीज यानी कि कमोडिटीज को बाय कर लेते हैं, बट जब दाम बढ़ जाते हैं तब अपन इसको बेच देते हैं। तो अगर अपन इस टेक्निक को फॉलो करते रहेंगे तब अपन अपने रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस 24 ओवर द शॉर्ट होराइजन बट ट्रेंडिंग है ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, तो अपन फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस करते हैं तो हो सकता है कि अपन कैप्चर कर सकें कुछ गेन फ्रॉम मीन रिवर्जन ओवर शॉर्टर पीरियड, बट इससे अपन गिव अप करेंगे सम ऑफ द गेन फ्रॉम ट्रेंड ऑफ द कमोडिटी प्राइस ओवर द लॉन्गर टर्म। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं इनकी वजह से डिफरेंस हो सकता है आई इंडेक्स रिटर्न के अंदर ओवर रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड। बट अगर अपन लॉन्गर पीरियड के बारे में सोचेंगे तो कोई भी एक मेथोडोलॉजी कभी भी सुपीरियर नहीं हो सकती दूसरे से। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कोरिलेशन के बारे में बात की गई है। इसके अंदर कहते हैं कि कमोडिटी इंडेक्सेस के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया है, बट कमोडिटी इंडेक्स का ट्रेडिशनल एसेट क्लास जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड्स इनके बीच में लो कोरिलेशन देखा गया है। ओके, तो अब अपन अपने राइटअप की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पर दो केस बताए गए, ट्रेंडिंग मार्केट का और मीन रिवर्टिंग मार्केट का। तो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था कि जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है इसके अंदर अपन को फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस नहीं करना चाहिए। बट यहीं पे अगर अपन बात करें मीन रिवर्टिंग मार्केट के बारे में तो उसमें बताया गया था कि अपन को फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस करना चाहिए जिससे कि अपन इंक्रीज कर सके अपने रिटर्न को। तो यहाँ पर भी ये चीज बताई गई है। यहाँ पर कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अपन को एनुअल रीबैलेंसिंग करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पर यहीं पे अगर अपन बात करें मीन रिवर्टिंग मार्केट के बारे में, यहाँ पर मंथली रीबैलेंस करना ज्यादा फायदेमंद माना जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो कमोडिटी इंडेक्स वो इन्वेस्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर एक इंडेक्स कंटेन करता है ऐसी कमोडिटीज जो कि लिस्टेड है अक्रॉस द ग्लोब तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं सभी कमोडिटी इंडेक्सेस एक्सेप्ट डॉश बैंक रोल ओवर होते हैं टू द न्यूरेस्ट 1 और 2 मंथ। हाउएवर जो डॉश बैंक इंडेक्स है वो ऑप्टिमाइज करता है अपना रोल ओवर यील्ड बाय मैक्सिमाइजिंग बैकवर्डेशन और मिनिमाइजिंग कॉन्टेंगो ओवर 12 मंथ पीरियड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपन ने यहाँ पर बात की है रोल ओवर के बारे में, पर जो अपन ने पहले पढ़ा था उसके अंदर अपन ने रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है। इसके अंदर कहते हैं अपन जैन एंड पे खड़े हैं एंड जैन का जो फ्यूचर है इसका दाम 85 चल रहा है एंड जो फेब का जो फ्यूचर वो अपन को 83 में मिल रहा है एंड मार्च का जो फ्यूचर अपन को 79 में मिल रहा है। तो मेरे को किसको लेना चाहिए, यानी कि रोल ओवर करने के लिए अपन को कौन से मंथ का फ्यूचर खरीदना चाहिए। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है। तो अपन जैन से फेब वाले में देखें तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 85 से 83 हो रहा है। बट अगर अपन यहीं पे कंपेयर करें जैन से मार्च वाले फ्यूचर को तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, पर ये 6 वाला डिफरेंस तो 2 महीने में, यानी कि पर मंथ यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो जैन से फेब 3 का डिफरेंस, फिर फेब से मार्च 3 का डिफरेंस, तो 3 का डिफरेंस ग्रेटर है देन 2 का डिफरेंस, इसलिए अपन मार्च को चूज करेंगे फॉर रोल ओवर। ओके, तो नेक्स्ट अपन वही कोरिलेशन वाली बात को वापस से पढ़ेंगे, यानी कि अपन को बताया गया था ना कि जो कमोडिटी इंडेक्सेस के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया, वही यहाँ पर कहते हैं। इसके अंदर कहते हैं कि ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है ऑलमोस्ट 70% के आसपास बिटवीन दिस कमोडिटी इंडेक्सेस, इररेस्पेक्टिव वो कमोडिटी इंडेक्स कौन से एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी वही बात कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर लो कोरिलेशन है, ऑलमोस्ट 0 के आसपास कोरिलेशन है बिटवीन कमोडिटी इंडेक्सेस एंड ट्रेडिशनल एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी एंड बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट अपना एलओएस बी है वो पेंडिंग रह गया था। इसके अंदर अपन कंपेयर करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कमोडिटी सेक्टर फ्रॉम प्रोडक्शन थ्रू ट्रेडिंग और कंजप्शन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में। तो सबसे पहले अपन खड्डा खोलते हैं, उससे अपन क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो जो एक्सट्रैक्ट हुआ क्रूड ऑयल उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है एंड उसको स्टोर करा जाता है एक जगह पर। अभी जो क्रूड ऑयल उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर करा नहीं जा सकता है, तो इसलिए अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अपन इसको रिफाइन करते हैं क्रूड ऑयल को इनटू वेरियस फ्यूल्स जैसे कि गैसोलाइन, हीट ऑयल, डीजल ऑयल एंड जेट फ्यूल। फिर ये जो फ्यूल है इसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द कस्टमर। ओके, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ नेचुरल गैस। तो इसके अंदर बताया जाता है कि जो नेचुरल गैस है इसके अंदर ज्यादा प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आफ्टर इट इज एक्सट्रैक्टेड। अब जो नेचुरल गैस है इसको कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करा जाता है एंड इसको कूल भी करा जाता है टू लिक्विड फॉर्म एंड इसके बाद इसको ट्रांसफर करा जाता है ऑन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड शिप्स। एनर्जी कमोडिटीज को डिलीवर किया जाता है ईयर राउंड, बट इसका जो डिमांड है वो सीजनल होता है टू सम एक्सटेंट। एंड डिमांड के लिए अपने थोड़े पहले एग्जाम्पल देखा ही था कि अगर गर्मियाँ होती तो अपने जो व्हीकल और के अंदर डीजल कॉस्ट है उसको कंसिडर करा गया था एंड ठंड के अंदर हीटिंग ऑयल को कंसिडर करा गया था। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल। तो इसके अंदर कहते हैं जो लाइफ साइकिल ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अंदर ओर को एक्सट्रैक्ट करा जाता है एंड उसको स्मेल्टेड किया जाता है इनटू अ क्वालिटी ऑफ मेटल जो कि एंड यूजर को चाहिए। इंडस्ट्रियल मेटल को स्टोर करा जाता है इनफाइनाइटली इन मोस्ट केसेस एंड इसका रेगुलर फ्लो ऑफ आउटपुट होता है, यानी कि जो एंड यूजर है वो मीट कर सकता है अपनी नीड को विद मंथली डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो फिर इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की गई है। यहाँ पर कहते हैं इंडस्ट्रियल मेटल प्रोडक्शन के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू लार्ज एफिशिएंट माइनिंग एंड स्मेल्टिंग ऑपरेशन। एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए अपन को लार्ज साइज प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये कोस्ट करता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, साथ ही इसके अंदर सिग्निफिकेंट टाइम भी लगता है टू कंस्ट्रक्ट। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं जो माइनिंग एंड स्मेल्टिंग ऑपरेशन है वो मोस्ट एफिशिएंट रन कर रहे होते हैं नियर द कैपेसिटी। सो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स है वो हेजिटेट करते हैं जब प्राइस है वो गिर जाता है बिकॉज पीक इकोनॉमीज ऑफ स्केल पास हो चुका है और बिकॉज फैसिलिटीज की ग्रोथ ने क्रिएट कर दिया एक्सेस कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री। ओके, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्टॉक। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन टाइम है वो वेरी करता है विद एनिमल साइज। चिकन रेडी होते हैं फॉर स्लॉटर आफ्टर ओनली वीक्स, हॉग्स इन अबाउट 6 months एंड क्लैटर आफ्टर फ्यू ईयर्स। फिर इनका जो फ्रीजिंग है वो अलाउ करता है स्टोरेज फॉर सम पीरियड आफ्टर स्लॉटर एंड अलाउ करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट जैसे कि फ्रोजन बीफ। साथ ही इसके अंदर कहते हैं कि जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है इसके अंदर सिग्निफिकेंट सीजनल कंपोनेंट भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ग्रेन। तो इसके अंदर कहा जाता है कि जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो सीजनल होता है। सो यहाँ पर जो डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनको अवेलेबल किया जाता है ऑन द डेट जिससे को कोइंसाइड कर सके विद द हार्वेस्ट। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि पहले प्लांट करा जाता है एंड इसके बाद हार्वेस्ट करा जाता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 5-6 महीने का होता है। सो कितनी क्वांटिटीज हार्वेस्ट की जाएगी वो सेट की जाती है लार्जली बाय द एक्सपेक्टेशन फॉर डिमांड जब क्रॉप को प्लांट किया गया था। अब नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो ग्रेन है इसको स्टोर किया जा सकता है फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द हार्वेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्ट यानी कि कैश क्रॉप जैसे कि कॉफी हो गया। तो इसके अंदर बताया जाता है कि कॉफी एक ऐसा एग्जांपल है सॉफ्ट का जिसको हार्वेस्ट किया जाता है समवेयर अराउंड द वर्ल्ड इन ऑलमोस्ट एवरी मंथ। फिर यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पे जो कॉफी है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय शिप एंड इसको स्टोर किया जाता है वेयर हाउस के अंदर। इसमें बताते हैं कि जो लोकल कॉफी रोस्टर्स होते हैं वो बीन्स को यानी कि कॉफी बीन्स को रोस्ट करते हैं एंड उसको डिलीवर करते हैं टू द एंड यूजर और टू द रिटेल सेल्स आउटलेट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं कि जो कॉफी प्लांट है इसको ऑलमोस्ट 4 साल का समय लग सकता है टू प्रोड्यूस द फ्रूट यानी कि कॉफी बीन्स, यानी कि एक तरह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट लैग है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपेसिटी एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कॉफी प्रोड्यूसर अपने प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए सेल करते हैं इसको इन द फ्यूचर मार्केट फॉर अ डिलीवरी टू द वेयर हाउस एंड जो कंज्यूमर कंपनीज होती है वो बाय करती है फ्यूचर मार्केट के अंदर एंड डिलीवरी लेती है एट द वेयर हाउस। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफी बीन्स को ट्रेड किया जाता है, रोबस्टा एंड अरेबिका। यहाँ पे जो अरेबिका इसको प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है।